हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं लव मी थोड़ा और मिस्टर प्रेसिडेंट। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी का चैप्टर है रोमांटिक नाइट। काली और गहरी रात। एक बड़े से बंगले के बीच चारों तरफ घोर अंधेरा छाया हुआ था और वहीं उस बंगले के सेकंड फ्लोर पर एक कमरे में हल्के पीले रंग की लाइट जल रही थी। रूम में हल्की हल्की रोशनी थी। एक प्यारी सी गुड़िया जैसी दिखने वाली लड़की किंग साइड बेड पर लेटी हुई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो एक सपना देख रही थी जिसमें वो देख रही थी कि कोई आकर अचानक से कमरे का डोर ओपन खोलकर रूम के अंदर आ जाता है। और लोग जो शायद देखने से ही पता चल रहा था कि वो लोग उस आदमी के बॉडीगार्ड थे। वो कमरे के बाहर रुककर रूम की निगरानी कर रहे थे। वो लोग जब अपने बॉस को देखते हैं तो अपना सिर झुकाकर उसका स्वागत करने लग जाते हैं। जैसे ही वो आदमी अपने कदम रूम के अंदर रखता है तो कोई बाहर से डोर को लॉक कर देता है और लाइट को काट देता है। पूरे कमरे में बहुत अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी जो बेड पर सोई हुई बानी के चेहरे पर पड़ रही थी। उसका गोरा चेहरा चांद की रोशनी में चमक रहा था। एक पल के लिए तो बानी को देखकर उस आदमी के कदम ठहर से जाते हैं। वो बानी से के चेहरे को गौर से देखने लग जाता है। वहीं बानी जो बेड पर अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेटी हुई थी, जब वो किसी के कदमों की आहट सुनती है तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है। वो अपनी धुंधली आंखों से देखने की साफ कोशिश कर रही थी कि उसके रूम में कौन आया है, लेकिन वो अपनी धुंधली आंखों से उस आदमी की लंबी और सीधी आकृति को देख सकती है। वो उस आदमी के शरीर से निकलने वाली मजबूत हवा को महसूस कर सकती थी। वहीं वो आदमी उसको देखकर अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करता है और अपनी धीमी और ठंडी आवाज़ में सामने वाले इंसान से पूछता है, क्या ये वही लड़की है जिसकी अभी मुझे ज़रूरत है? तो फ़ोन की दूसरी तरफ से एक आदमी जवाब देता है, हाँ बॉस, ये वही लड़की है जिसकी हमें तलाश है। हमारे देश में सिर्फ 10 लोगों में से एक यही है जिसका ब्लड ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से मैच करता है। बाकी सभी औरतें 40 या उससे भी ज़्यादा उम्र की है। उसके बाद वो आदमी अपने कदम बेड के पास ले जाता है और जाकर बेड के पास खड़ा हो जाता है। उसने अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट की जेब में डाला हुआ था और एक तक बानी के चेहरे को देख रहा था। लगभग 5 मिनट बानी को घूरने के बाद वो अपने एक हाथ से अपनी टाई को निकालकर फेंक देता है और अपनी शर्ट के बटन खोलने लग जाता है। जैसे जैसे वो आदमी अपने शर्ट के बटन खोल रहा था, उसका चौड़ा सीना साफ दिखाई दे रहा था। अगर कोई उसे ऐसे देखे तो खुद को उसे सौंपना चाहे। उसके बाद वो अपनी शर्ट को उतारकर वहीं फर्श पर फेंक देता है और बेड के ऊपर चढ़ जाता है और अपना सिर झुकाकर बानी के गुलाबी होठों को चूमने लग जाता है। बानी जब उस आदमी की गर्म सांस से खुद के चेहरे पर महसूस करती है और अपने होठों को उसके होठों से जुड़े हुए महसूस करती है तो वो नशे में भी उस इंसान को दूर धकेलने की कोशिश करने लग जाती है। जब इंसान देखता है कि बानी उसको खुद से दूर करने की कोशिश कर रही है तो वो बहुत गुस्सा में आ जाता है। इसलिए वो बानी के हाथों को कसकर पकड़ लेता है और उसके सिर के ऊपर दबा देता है और बानी के होठों को रोफली चूमने लग जाता है। और लगभग 15 मिनट किस करने के बाद वो उसे छोड़ता है क्योंकि बानी की सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो बानी के होठों को छोड़कर कुछ पल के लिए बानी के चेहरे को देखने लग जाता है। वह देखता है कि सांस न लेने के कारण और किस करने के कारण बानी का चेहरा लाल पड़ गया था, जिससे बानी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। लेकिन उसे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह तो अपने जिस मकसद के लिए बानी के पास आया था उसे वो हर हालत में पूरा करना था, इसलिए वह अपने काम में पीछे हो जाता है। बानी की लंबी गोरी गर्दन पर उसने गर्म होठ रखकर उसकी गर्दन पर चूमने लग जाता है, जिससे बानी सिहर जाती है और अपने होठों से बानी की पूरी बॉडी को चूमने लग जाता है। धीरे धीरे उसके होठ उसकी गर्दन के नीचे जाते हैं और साथ में काटने भी लग जाता है और इसी के साथ पसीने से भीगी हुई बानी हाँफते हुए
अचानक अपनी आंखें खोल देती है। बानी का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ गया था। वो अपने माथे पर हाथ रखकर जब टाइम देखती है तो सुबह के 7 बज रहे थे और बाहर पहले से ही तेज धूप निकल आई थी और उसकी पतली पीठ पर अभी भी ठंडा पसीना आ रहा था। उसने सिर्फ एक सपना देखा था, मोह माया। सपने में एक आदमी था, लेकिन वो उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रही थी। वो अपने मन में सोचने लगती है कि आखिर ये इंसान कौन है। लेकिन फिर खुद को शांत करते हुए और जोर से सांस लेते हुए रजाई को पकड़कर धीरे धीरे बेड से उतरकर बैठ जाती है। हालांकि उसके शरीर पर हर जगह दर्द महसूस हो रहा था, जैसे उसे किसी भारी ट्रक ने कुचल दिया हो। लेकिन फिर ये सब इग्नोर करके वो अपने आप से बोलती है कि शांत हो जा बानी, शांत हो जा, ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन अगर ये सपना है तो ये सपना बहुत सच क्यों लग रहा था। बानी ये सोचकर हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ये सपना सच है तो वो किसी के साथ कब फिजिकल हुई और उसे क्यों नहीं पता कि वो किसी के साथ फिजिकल हुई है। लेकिन उसका अभी एक बॉयफ्रेंड है। उसने कभी भी उसे अपना इतना नज़दीक नहीं आने दिया जितना ये अजीब आदमी उसके सपने में उसके करीब आया था। और उसे एक बात याद करके बहुत हंसी आ रही थी कि वो आदमी उसे एक बच्चा पैदा करने को बोल रहा था। ये बच्चे वाली बात काफ़ी मज़ेदार थी, क्योंकि वो एक बच्चा कैसे पूरा कर सकती है। वो अभी केवल 18 साल की है, तो वो एक बच्चे को क्यों जन्म दे। वह आदमी अपने आप को क्या समझता है। हालांकि जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि ये एक अजीब और सुंदर सपना था जिसने बानी को पूरे एक हफ्ते तक उलझाए रखा। उसे ये भी शक था कि यह कोई सपना नहीं था, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे ये सब सच में उसके साथ हुआ है। तो ये है सच कि वो उस अजीब आदमी को सच में याद करती है। वो अच्छी तरह से याद था कि उसकी आंखें इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि उनमें तापमान का कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे सब कुछ खाली लग रहा था, मानो उसकी दुनिया में वो इंसान हो ही नहीं। वास्तव में ऐसा आदमी नहीं होना। इसलिए बानी ने ज़्यादा से ज़्यादा ये महसूस किया कि ये एक सपना था, बस एक सपना। आखिर क्या होने वाला है आगे। कौन है ये अजीब आदमी। क्या सच में बानी को उसका कोई मकसद है। क्या सच में बानी का ये एक सपना है या सच्चाई। जानने के लिए सुनते रहिए। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैप्टर 2, सॉरी मिस लेकिन तुम वर्जिन नहीं हो। 2 महीने बाद बानी अपने कमरे में एक किताब पढ़ रही थी जब उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसके पेट में हलचल महसूस हो रही थी। ओह, वो एक हलचल को सहन नहीं कर सकी। उसने अपने मुंह को ढक लिया और बाथरूम में चली गई और जाकर सिंक में उल्टी कर दी। तभी एक नौकरानी जल्दी से उसके कमरे में आई। वो घबराई हुई लग रही थी। वो अपनी घबराहट भरी आवाज़ में पूछती कि मिस, क्या तुम ठीक हो। मिस, क्या तुम ठीक हो। नौकरानी उल्टी करने की आवाज़ सुनी तो वो तेजी से वॉशरूम में चली गई और उसकी पीठ थपथपाने लग गई। वहाँ बहुत ज़्यादा हलचल थी और दूसरे कमरे में जिया ने जब शोर सुना तो वो भी उसके कमरे से बाहर निकल आई और बानी के तुम में चली गई। दरवाजे को बाहर धकेल दिया। बानी को देखकर उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वो कुछ सोचने का नाटक करते हुए और अपनी आंखों में चमक के साथ उससे बोलती है, दीदी कुछ गलत खा लिया है क्या आपने। जिया असल बानी की सौतेली बहन है। बानी अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसे फिर से उल्टी करने का मन करता है, तो फिर से वॉशरूम में चली जाती है। जब वो वॉशरूम से बाहर आती है और सोचती है कि मुझे क्या हुआ है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत खा लिया है। अगले दिन बानी अपने चेकअप के लिए अपने बॉयफ्रेंड राज के साथ हॉस्पिटल चली जाती हैं। उन्होंने जो पहला काम किया वह नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसमें वो डॉक्टर उसे स्त्री रोग वाले डॉक्टर के पास जाने के लिए बोलता है। डॉक्टर, आपने क्या कहा, क्या आप गलत हैं। बानी और राज दोनों डॉक्टर के सामने बैठे होते हैं और वहीं डॉक्टर गंभीर रूप से बानी की रिपोर्ट्स देख रही थी। तभी डॉक्टर कुछ ऐसा बोलती है कि दोनों हैरान और शौक हो जाते हैं। क्या हुआ, आप अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे और तुम इतनी छोटी सी उम्र में गर्भवती हो। जब आप ऐसा काम करते हैं तो डरते नहीं हो, लेकिन अब जब तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम डर में रही हो। जब दोनों डॉक्टर की बात सुनते हैं तो शौक हो जाते हैं और राज
डॉक्टर को चिल्लाकर बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड, हम दोनों कभी वहाँ तक बिल्कुल नहीं पहुँचे। वो बानी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? शोक और गुस्से के कारण राज का चेहरा लाल पड़ जाता है। जब डॉक्टर ने राज की बात सुनी तो उसने राज को देखते हुए अपने चश्मे को सही किया और फिर गौर से दोनों को देखा। उसने बानी के अपनी रिपोर्ट दिखाकर कहा, देखो। ये देखकर बानी शौक हो गई और वो कांपने लगी। फिर अपनी आवाज में निराशा लाते हुए बोलती है, कोई गहरा अर्थ नहीं है, लेकिन आपको अपनी गर्लफ्रेंड से पूछना होगा कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुई। डॉक्टर की बात सुनकर राज एक बार फिर से अपनी जगह पर जम गया। डॉक्टर के सब राज के दिल के टुकड़े कर रहे थे। राज को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। उसके बाद उसने अपना सिर बानी की ओर घुमाया, क्योंकि उसे तो इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जब बानी ने राज को खुद की तरफ झांकने नहीं दिया तो उसने अपना सिर ना में हिलाया। उसके होठ कांप रहे थे, गोरा रंग अब पीला पड़ गया था। उसने अपनी लड़खड़ाती आवाज में राज को बताया कि मेरा किसी भी आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे अलावा आज तक मैंने किसी भी आदमी से बात नहीं की है। बानी अभी राज को बता ही रही थी कि तभी उसके कानों में डॉक्टर की आवाज़ पड़ती है, जो बोल रही थी, ठीक है, लेकिन अब फर्जी नहीं है और अब बिना बीज के प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसके बाद और इसके बारे में कुछ सोचे। क्या तुमको लंबे समय से फिट्स नहीं आए? क्या हाल ही तुम्हें नींद ज़्यादा आती है या तुम्हें हमेशा चक्कर आने जैसा महसूस होता रहता है? डॉक्टर के सवालों को सुनकर बानी हैरान हो गई। जब दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं तो दोनों अभी भी सदमे में थे और उनके चेहरे पीले पड़े हुए थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। कुछ समय के बाद सहगल परिवार के हॉल में बानी जमीन पर अपने घुटने टेककर बैठी हुई थी और उसके पिता वीर सहगल सामने सोफे पर बैठे हुए थे, लेकिन इस समय उनके चेहरे पर ठंडेपन के भाव थे। वो गुस्से में अपने दांत पीछे हुए पानी से पूछते हैं कि तुमने कहा कि बच्चा राज का नहीं है, तो किसका है ये बच्चा? वीर ने तीखी फंड से बानी से पूछा। उनकी आवाज़ में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। बानी अपने पिता के गुस्से वाली आवाज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और रोने के कारण उसका चेहरा लाल पड़ गया था। उसकी आंखें सूज गई थी और लाल पड़ गई थी, लेकिन फिर भी वह अपनी रुआसी आवाज़ में अपने पिता से बोलती है, मुझे नहीं पता। बानी की आवाज़ हवा में कहीं खो गई थी, लेकिन वीर जब बानी को सवाल का जवाब देते हुए सुनते हैं तो वो फिर से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फिर से बानी से बोलते हैं, पता नहीं तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे झूठ बोलने की? वीर गुस्से में सोफे से अपना हाथ जोर से पटकते हुए बानी से बोलते हैं और एक बार फिर से बानी से बोलते हैं कि मैं आखिर पूछ रहा हूँ कि ये बच्चा किसका है, और इसका बाप कौन है? बानी के पास कोई जवाब नहीं था। वो अपनी रवासी आवाज़ में बोलती है, पापा आपको अब और पूछने की ज़रूरत नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कैसी हूँ, अगर आप यही पूछते हैं। लेकिन मेरा भी आपके हर सवाल का सिर्फ एक ही जवाब होगा, मुझे नहीं पता कि इसका बाप कौन है। कहानी में अब आगे पेंट उतारो और लेट जाओ। तभी मीरा बानी की सौतेली माँ ने आग में घी डालने का काम करते हुए बोलती है कि वीर, मैं अभी से देख सकती हूँ आपकी सबसे बड़ी बेटी, जिससे आप अपनी दूसरी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, जो आमतौर पर सरल और साफ दिखाई देती है। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि बानी घर से बाहर जाकर किसी के साथ खिलवाड़ करेगी। अब आप साफ देख सकते हैं कि ये क्या गुण खिलाती है, इसलिए अब आप इसे सुधारना ही होगा। कहीं ऐसा न हो कि इसके कारण हमारी दूसरी बेटी की जिंदगी पर असर पड़े और इसके कारण हमारा परिवार बर्बाद ना हो जाए। माँ, आप किस बारे में बात कर रही हैं? मैं कभी भी अपनी बहन की तरह नहीं बनूंगी। मेरा मतलब है कि मैं घर से बाहर जाकर लड़कों के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगी, ना ही शादी से पहले गर्भवती होंगी। मैं निश्चित रूप से आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं कभी भी अपने परिवार को शर्मिंदा नहीं करूंगी। जिया की बूहें ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थी और उसकी आवाज़ अभी भी नरम थी, जो शायद आग में घी डालने का काम कर रही थी।
जिया की बात सुनकर बानी की आंखें ठंडी हो जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलती, जिया सैगर, क्या तुम चुप हो सकती हो? जिया एक पल के लिए तो बानी की गुस्से की आवाज़ सुनकर डर जाती है। डरने का नाटक करते हुए, मैं क्षमा मांगती हूँ दीदी। जिया की आंखें लाल हो गई थी। डैड, मुझे दीदी से इससे बात नहीं करनी चाहिए थी और अपनी बहन को दुखी नहीं करना चाहिए था। वहीं वीर जब अपनी जिया की बात सुनता है तो वो गुस्से में आ जाता है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। गुस्से में वो अपनी जगह से खड़ा होता है और जिया के पास जाता है और बिना किसी झिझक के उसके गाल पर थप्पड़ मार देता है और फिर उसके गुस्से पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने कुछ गलत किया है लेकिन तुम्हें एहसास नहीं है और ऊपर से तुम अभी भी अपनी बहन को डांट रही हो। तुम्हें ये सब करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? वीर का थप्पड़ हल्का नहीं था। उस समय बानी को बस अपने कानों में झंझनाहट महसूस हो रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। हालांकि उसने सिर्फ अपने दांत पीस लिए और घुटने टेक दिए, फिर वो इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। इस समय कोई भी उसे समझना नहीं चाहता था। उसे ही पता था कि उसे कितना दर्द हो रहा था। उसने अपना सारा सब कुछ खो दिया था। यह थप्पड़ पड़ना उसके लिए गलत था, लेकिन जब तक उसे फिर से उस आदमी से मिलने का मौका मिलता है, उसकी वजह से जो थप्पड़ उसे पड़ा है उस आदमी को जरूर वापस करेगी। मुझे इस बच्चे से छुटकारा चाहिए तुरंत। वीर ने आखिरकार सीधा अपना बानी को आदेश सुना दिया। तभी सभी के कानों में एक बार फिर से जिया की आवाज़ पड़ी जो बोल रही थी, ओ। उसने आहा भरी और बोली, दी, राज आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपको सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था। वही बानी के लिए सब बहुत ज़्यादा दर्दनाक था, लेकिन वह ये भी जानती थी कि वो अब राज के लायक नहीं है। अगले दिन बानी ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल में जाती है तो वहीं मीरा उसका पीछा करते हुए बानी के पीछे चली जाती है, क्योंकि उसे कोई डर अंदर ही न सता रहा था। बानी हॉल में बैठकर अपनी बारी आने का वेट कर रही थी कि तभी एक नर्स बानी का नाम लेती है, बानी सैगल। नर्स ने जब उसका नाम पुकारा तो बानी अपनी जगह से उठ खड़ी हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि यह सब एक सपना है, जैसे कि वो जब अपनी आंखें बंद करके खोलेगी तो सब कुछ गायब हो जाएगा। बानी जैसे ही ऑपरेशन रूम के अंदर जाती है तो उसे एक नर्स घूरते हुए बोलती है, अपनी पेंट उतारो और लेट जाओ, जी आपके लिए तैयार हो जाओ। बानी को नर्स की बात सुनकर ज़्यादा शर्मिंदगी और अपमान महसूस हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा डरी सहमी हुई थी और डरते डरते ऑपरेटिंग बिस्तर पर लेट जाती है और यह सोचने के लिए पूरी तरह से तैयार थी कि वह शांति से इन सब का सामना कर सकती है, लेकिन वो ठंड और डर से कहाँ पाई थी। उसे इस एहसास से नफरत थी। उसको अब उस इंसान से नफरत हो रही थी जिसके कारण उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी, जिसके कारण उसने अपनी वर्जिनिटी खो दी थी और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वह यह भी नहीं जानती थी कि वह आदमी कौन था। वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक ही झटके के साथ ऑपरेशन रूम का दरवाजा अचानक खुल जाता है। सफ़ेद कोट पहने हुए लोगों का एक ग्रुप तेजी से अंदर आता है। उनके चेहरे डर से भरे हुए थे, जिससे कि वो लोग अपने दुश्मन के करीब हो। वहीं डॉक्टरों और नर्सों ने जब उन लोगों के बीच वाले आदमी को देखा तो बड़े होकर अपना सिर झुका लेते हैं और बोलते हैं, बीन। वही बानी बिना ध्यान दिए अभी भी ऑपरेटिंग टेबल पर खड़ी थी। बानी सैगल, यहाँ बानी सैगल कौन है? क्या उसका कोई ऑपरेशन किया गया है? दिन बहुत ज़्यादा घबराया और डरा हुआ था। उसने कुछ और पूछा और हर कोई उसकी आवाज़ में घबराहट और देख सकता था। अपना नाम सुनकर बानी की भौहें तन गई। वो टेबल से उठ गई। नर्स ने भी डरते हुए उसकी ओर इशारा किया और पूछा, डीन, क्या आप इस बानी सैगल को ढूंढ रहे हैं? नर्स की बात सुनकर डीन जल्दी से बानी को देखता है। उसके बाद अपना फ़ोन निकालकर एक तस्वीर देखता है जो उसे किसी द्वारा भेजी गई थी। उसने जब तस्वीर देखा और फिर ध्यान से बानी को देखा तो हड़बड़ी में अपना सिर हिलाते हुए बोलता है, हाँ वही है। क्या इसकी कोई सर्जरी की गई है? डॉक्टर और नर्स तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, आखिर क्या हुआ है? तभी एक नर्स बोलती है, सर बस तैयारी कर रहे थे। दिन जब उनकी बात सुनता है तो एक राहत में सांस लेता है और फिर बोलता है, क्या तैयारी? नहीं,
किसी को भी उसकी सर्जरी करने की अनुमति नहीं है। नहीं, किसी को भी सर्जरी करने की अनुमति नहीं है। डीन ने नर्स को अपना आदेश दिया। तो डीन की बात सुनकर हर कोई हैरान था। डीन के साथ ही जल्दी से उसके कान में कुछ बोलते हैं। मैंने भी एक फोन कॉल का जवाब दिया है और मुझे बताया गया है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नर्स को बताकर हम कोई जोखिम उठा सकते हैं। डॉक्टर भी सुनना चाहते थे कि ऐसा कौन है। दूसरी तरफ उसके कान में किसी का नाम बताया गया, जिसको सुनते ही नाम सुनते ही डॉक्टर चौंक गई और वह बहुत देर तक अपना मुंह बंद नहीं कर पाई। वहीं उन सबको देखकर बानी का चेहरा पहले उतना ठंडा नहीं था जितना अभी था। डीन बानी को देखकर बोलता है, मिस बानी, कृपया हमारे साथ आइए। डीन ने उससे व्यक्तिगत रूप से पूछा था। बानी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी किसी नर्स ने उसे ऑपरेशन टेबल से सावधानी से नीचे उतारकर उसकी मदद की और बोली, सावधान रहो, बच्चे को चोट नहीं लगनी चाहिए। बानी कुछ समझ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने डॉक्टर से पूछा कि तुम मेरा ऑपरेशन क्यों नहीं कर सकती। तो डॉक्टर माफी मांगते हुए बोलती है, मिस बानी, प्लीज इसका कारण मत पूछो, अपने बच्चे के लिए सोचो। आपको इसे खुद से दूर नहीं करना चाहिए। हमारा अस्पताल आपके लिए यह नहीं करेगा। यहाँ तक कि पूरे देश में भी कोई डॉक्टर नहीं है, कोई भी अस्पताल नहीं है जो आपके ऑपरेशन के लिए मानेगा। आप हमारे अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन नहीं करवा सकती। तभी डीन जाते हुए बानी से बोलता है, मिस प्लीज मेरी केबिन में आइए और मैं अपनी आपकी जांच करूंगा और आपको कुछ डाइट्स बताऊंगा। बानी को गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपनी दांत पीसते हुए बोलती, क्या आप मेरे बच्चे के पिता को जानते हैं। बानी ने डीन को खोलकर देखा। इतने लंबे समय के बाद इस समय उसका मूड शांत था और उसकी आंखें ठंडी हो गई थी। डीन, वह कौन है और वह कहाँ है? वो मुझे ऑपरेशन करवाने की परमिशन क्यों नहीं देता? बानी ने डीन को खोल कर देखा। इतने लंबे समय के बाद इस समय उसका मूड शांत था और उसकी आंखें ठंडी हो गई थी। डीन, वह कौन है और वो कहाँ है? अभी अभी बानी ने बेहोशी की हालत में डीन के साये को डॉक्टर के कान में उस आदमी का नाम लेते हुए सुना था। हालांकि उसने सिर्फ सुनने में ही सुना था, उसके आगे वो कुछ भी सुन नहीं पाई। बानी की बात सुनकर डीन ने शर्मिंदगी में अपना सिर हिला दिया और बोला, मिस सैगल, मुझे आशा है कि आप मुझे संविदा नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता कि जिसके बारे में मैं जानता हूँ वो आपके बच्चे का पिता है या नहीं, लेकिन अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप दूसरे हॉस्पिटल में जाकर अबॉर्शन करवाने की कोशिश कर सकते हैं। बानी को दिन और उस आदमी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने दूसरा हॉस्पिटल जाने के बारे में सोच लिया था क्योंकि वो इस बच्ची को नहीं रख सकती थी और अभी उसकी उम्र इतनी छोटी थी कि वो एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती थी। हालांकि डीन के अस्पताल में बानी का अबॉर्शन की जगह बहुत पोषक तत्व वाली चीज दी गई थी, जिसकी वजह से उसका बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो। 5 साल बाद जैसे ही बानी को बताया जाता है कि आपके बच्चे का अबॉर्शन हमारे हॉस्पिटल में नहीं किया जा सकता, तो बानी बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है। उधर तभी उसके पीछे मीरा जो उसका पीछा कर रही थी, वह जाकर कोने में छिप जाती है और वहाँ से अपने हस्बैंड को कॉल करके बोलती है कि वीर हॉस्पिटल वाले बानी का अबॉर्शन नहीं कर रही है। जैसे ही वीर मीरा की बात सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मीरा बोलती है कि मुझे नहीं पता। वीर मीरा से बोलता है, ठीक है, उसे किसी और हॉस्पिटल में भेज दो, लेकिन मुझे हर हालत में इस बच्चे से छुटकारा चाहिए। जैसे ही मीरा ये सुनती है तो वो अपना सिर हाँ में हिला देती है और फिर हाँ बोलकर कॉल कट कर देती है। उसके बाद वहीं छुपी रहती है और डॉक्टर और वाणी की बातें सुनने लगती है। कुछ पल के बाद वाणी जैसे ही उस हॉस्पिटल से बाहर जाती है तो उसके फोन पर वीर का मैसेज आता है जो बोल रहा था कि वाणी ठीक थी, हॉस्पिटल में जाकर देखो कि अगर तुम्हारा अबॉर्शन हुआ नहीं है। जैसे ही वाणी ये महसूस करती है, वह अपने मन में सोचती कि डेट को कैसे पता चला कि मैं अबॉर्शन के लिए आई थी और मुझे मना कर दिया। तभी उसको लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देती है। उसके बाद वो कुछ और हॉस्पिटल में जाती है अपना ऑपरेशन करवाने के लिए, लेकिन वहाँ भी उसे सिर्फ एक ही बात बोली जाती है कि सॉरी मैम, लेकिन हम आपका अबॉर्शन नहीं कर सकते। जैसे ये बात वीर को पता चलती है कि बाकी हॉस्पिटल ने भी वाणी का अबॉर्शन करने के लिए मना कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वह चाहे कितना ही बड़ा डिप्टी मेयर क्यों ना हो, लेकिन उसके हाथ में इतनी पावर नहीं थी कि वो पूरे देश के हॉस्पिटल को अपना अंडर कंट्रोल कर सके। वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि जो भी इस बच्चे का पिता है वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, नहीं तो वह कैसे हॉस्पिटल को कंट्रोल कर सकता है। तभी तो सभी हॉस्पिटल
पानी का अबॉर्शन नहीं कर रहे। वही शाम के समय बाकी सभी फैमिली हॉल में बैठी हुई थी। बानी अपने रूम में थी, तभी उसके कान में किसी के चिल्लाने की आवाज़ पड़ती है। ये किसी और की नहीं, वीर की थी, जो अपने हॉल में बैठकर खुशी खुशी बोल रहा था कि मेरा प्रमोशन हो गया है। हाँ जी वीर, उसकी पोस्ट से प्रमोट कर दिया गया है। अब उसको एक बड़ी पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया है, जिसके कारण वह बहुत ज़्यादा खुश था। वही परिवार में पूरी खुशियाँ आ गई थी। पानी की सौतेली बहन जिया, जो बचपन से एक डांस ग्रुप में पार्टिसिपेट करने की सोच रही थी, ये उसका बचपन का सपना था, लेकिन अब उसको भी एक डांस ग्रुप के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन सामने वाली की कुछ शर्तें थी कि वह जाकर भी बानी के पेट में जो बच्चा है उसका ऑपरेशन नहीं करवा सकते। इसके बदले उनको वह सब कुछ मिलेगा जो वह चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बानी अपने वॉशरूम में थी, बात तब में लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी। वह बस यही सोच रही थी कि आखिर कौन है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसके बच्चे का पिता कौन है। उसने हॉस्पिटल में सिर्फ उसका थोड़ा सा नाम सुना था, जिसका नाम था राठौड़। उसके आगे वह कुछ भी नहीं सुन पाई थी। वह अपने मन में सोचती कि आखिर ऐसा कौन सा राठौड़ है जो मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आखिर उसे में इतनी ताकत है कि पूरे देश के हॉस्पिटल को अपने कंट्रोल में कर रखा है। मुझे पता लगाना ही होगा कि वह कौन है। अच्छी बात है, तो क्या हुआ अगर वो मेरे सामने नहीं आना चाहता? उसका बच्चा तो मेरे पेट में है, कभी ना कभी तो उसे मेरे सामने आना ही होगा, मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। फिर कुछ सोचकर उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपने मन में बोलती है कि छिप लो, कितना तुम पर्दे के पीछे छिपना है, लेकिन चाहे आज हो या कल हो या सालों बाद हो, मैं इंतजार करूंगी। तुम्हारी मेरी आंखों के सामने आने का जो दर्द मैंने सहा है, वो हर दर्द में तुम्हें दूंगी। उसकी आंखों में इस समय उस इंसान के लिए नफरत साफ साफ दिखाई देती है, जो शायद उसे हर हद पार करने को मजबूर करते हैं। 5 साल बाद लंदन के एक छोटे से अपार्टमेंट के सामने एक लड़की खड़ी थी, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके आसपास का कोहरा थोड़ा सा खतरनाक लग रहा था। वो अपने बारे में सोच ही रही थी। ये लड़की कोई और नहीं, बानी सहगल थी, हमारी कहानी की हीरोइन। वो सोच रही थी कि इन 5 सालों में उसकी जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी थी। जहाँ वह उस इंसान के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी, तो उसे उस इंसान के बच्चे को जन्म देना पड़ा जिससे वह नफरत करने लगी थी, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। उसे आज भी लोगों के ताने मिलते थे। उसके बच्चे को नाजायज होने का टेक मिल गया था, इसलिए उसके परिवार ने उससे मुंह मोड़ लिया था। और उसके दादा दादी, उसके पापा जो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उन्होंने भी उसकी सौतेली बहन को अपने घर के लिए बेटी मान लिया और उसे घर से बेदखल कर दिया था। बानी से अब जब वो सहा नहीं जाता है, तो वो अपना घर छोड़कर, जहाँ तक कि अपना देश छोड़कर लंदन में आकर रहने लगी, जहाँ पर पहुंचकर उसने एक जॉब करने लगी। जॉब पॉलिटिशियन में ही थी, जहाँ पर वो एक ट्रांसलेटर पर काम करती थी। आज उसको अपने काम से जल्दी छुट्टी मिल गई थी, इसलिए वो जैसे ही अपने घर के सामने पहुंचती है, तो उसे अंदर से न्यू चलने की आवाज़ आ रही थी, जिसको सुनकर वो अपना सिर नामी हिला देती है। उसके बाद वो अपने पर्स से चाबी निकालती है और फिर जल्दी से डोर ओपन करके घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचती है, तो वो देखती है कि हॉल के सोफे पर एक 4 साल का बच्चा बैठा हुआ था, जो दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट हैंडसम था। उसकी नीली आंखें और गोरा रंग साफ चमक रहा था। उसकी आंखें सामने टीवी पर ही टिकी हुई थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे एक बच्चा नहीं, एक आदमी बैठा हुआ। बानी उस बच्चे को देखकर बुलाती है, क्रिस, तुम अभी भी एक बच्चे हो, क्या तुम बच्चों वाले काम कर सकते हो? क्या तुम कुछ बच्चों वाली चीज को देख सकते हो जो बच्चों को देखना चाहिए? जी हाँ, बच्चे का नाम मैंने क्रिस रखा है। क्रिस, जिसका ध्यान टीवी पर था, उसके कानों में जब उसकी माँ की आवाज पड़ती तो जो बोल रही थी, उसको सुनकर क्रिस अपना नाम ऐसे हिलाते हुए कहता है, नहीं, ये भोले वाले बच्चों के लिए होता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। क्रिस की बात सुनकर बानी तो समझ में ही नहीं आता कि वो हंसे या रोए, क्योंकि उसका ये बच्चा कोई भी बच्चों वाली हरकतें नहीं करता था। यहाँ तक कि इसका IQ भी बहुत ज़्यादा हाई है। वो जब दूसरे बच्चों को हंसते खेलते देखती है, तो वो चाहती थी कि उसका बच्चा भी बाकी बच्चों की तरह उससे खेले, क्योंकि क्रिस अभी सिर्फ 4 साल का था। लेकिन ये सब मुमकिन नहीं था, क्योंकि क्रिस को ये पसंद नहीं था। उसके बाद वो कुछ नहीं बोली और अपने फोटो को मीच कर क्रिस के पास चली जाती है और उसका सिर थपथपाते हुए बोलती है कि ठीक है, जाकर तैयार हो जाओ, आज हम दोनों बाहर जाकर डिनर करेंगे।
भले ही तब बानी क्रिस को जन्म नहीं देना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया क्रिस उसकी जीने की वजह बन गया और अब क्रिस और बानी दोनों ही एक दूसरे की जिंदगी थे। हालांकि बानी को हमेशा इस बात का डर सताता था कि कहीं कोई बाहर से आकर उसकी खुशियां ना छीन ले। क्रिस की किडनैपिंग और प्रेसिडेंट। बानी जल्दी से फ्रेश होती है, उसके बाद वह जल्दी से तैयार हो जाती है। उसके गीले बाल उसके कंधों पर टिके हुए थे और उसकी ड्रेस को भिगो रहे थे। उसने एक येलो कलर की ड्रेस पहन रखी थी जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। बानी उस ड्रेस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और सेक्सी लग रही थी। अगर कोई लड़का उसे ऐसे देखता तो शायद अपने होश गंवा बैठता। बानी की सफ़ेद दूध जैसी स्किन पीले रंग में और भी ज़्यादा चमक रही थी। बानी कुछ टाइम के बाद अपने बालों को सुखाती है। उसके बाद जब वह मिरर में देखती है कि सब कुछ परफेक्ट है तो वह अपने रूम से अपना फ़ोन निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो होश में पहुंचती है तो वह देखती है कि क्रिस कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो वह क्रिस को आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन कहीं से भी क्रिस की आवाज़ नहीं आ रही थी। इसलिए उसे लगता है कि क्रिस के साथ मजाक कर रहा है और वह कहीं छुप गया है। उसके बाद वह जल्दी से क्रिस के रूम में जाती है। क्रिस के रूम का डोर लगा हुआ था। उसे लगता है कि वो अपने रूम में तैयार हो रहा है, इसलिए वो बाहर ही खड़ी होकर अपनी गाड़ी में टाइम देखते हुए बोलती है, क्रिस बेटा कितना टाइम लगेगा, जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, इसलिए वो पूरे 5 मिनट तक क्रिस का वेट करती है। लेकिन जैसे ही 5 मिनट पूरे होते हैं तब भी कोई आवाज़ नहीं आती तो बानी घबरा जाती है। उसके बाद वह जल्दी से क्रिस के रूम का डोर ओपन करती है, लेकिन जैसे ही वह रूम के अंदर जाती है तो उसे रूम से कोई भी दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण वो घबरा जाती है। उसके दिल में भी दर्द होना शुरू हो गया था, क्योंकि आज पहली बार क्रिस इस तरह से कहीं छुपा था। इसलिए वह जल्दी से बाथरूम में जाकर बोलती है कि क्रिस तुम कहाँ हो, जल्दी करो, मम्मा को टेंशन हो रही है, बच्चा जल्दी से सामने आ जाओ, देखो मैं मुझे डराओ मत। लेकिन फिर भी किसी की भी आवाज़ नहीं आती तो बानी जल्दी से पूरी घर में क्रिस को ढूंढने लगती है और रोते हुए उसे आवाज़ लगा रही थी। हालांकि यहाँ उसे लग रहा था कि क्रिस वहाँ छुपा हो सकता है। उसने घर का कोना कोना चेक कर लिया था, लेकिन उसे क्रिस कहीं नहीं मिलता, जिसके कारण उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। वो जल्दी से अपने घर से बाहर निकलती है। इस समय वो अपने फ़ोन में किसी का नंबर डायल कर रही थी, लेकिन कोई भी उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा था, जिसके कारण वो और ज़्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए जल्दी से लिफ्ट के अंदर जाकर ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है। इस समय वो लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को सांस करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि कोई उसके दिल के टुकड़े को उससे दूर ले जा रहा हो। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचती है तो वो जल्दी से बाहर निकल जाती है और आसपास के लोगों से पूछती है कि उन लोगों ने क्रिस को भी देखा है। तो सभी ने नाम में अपना सिर हिला देते हैं। तभी एक बूढ़ा कपड़ों से देखता है और बोलता है कि हमने अभी अभी कुछ काले रंग के कपड़े पहने हुए लोगों को क्रिस को अपने हाथ ले जाते हुए देखा। मुझे लगता है कि वो लोग उसकी किडनैपिंग कर उसे वो यहाँ से ले जा रहे थे, जल्दी करो, रोने रोको। बानी जैसे ही उस कपड़े की बात सुनती है तो वो घबरा जाती है और जल्दी से उसे बिल्डिंग से बाहर इधर भागने लगती है। जैसे ही वह भागते भागते बिल्डिंग से बाहर जाती है तो वह जब सामने का नजारा देखती है तो आंखों से उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके पैर नरम पड़ जाते क्योंकि उसके सामने 100 से ज़्यादा बॉडीगार्ड थे जो काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उन लोगों ने पूरी की पूरी बिल्डिंग को घेर रखा था और उसकी आंखों के सामने लगभग 50 से भी ज़्यादा काले रंग की महंगी से महंगी कार खड़ी थी। और जैसे ही वह अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाती है तो 2 बॉडीगार्ड आकर उसे रोक देते और उसे बोलते हैं, मैम आप आगे नहीं जा सकती। जैसे ही बानी बॉडीगार्ड की बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। बॉडीगार्ड पे चिल्लाते हुए बोलते, तुम कौन होते हो, कौन हो तुम लोग, मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ दो मुझे, आखिर तुम्हारी दुश्मनी क्या है मुझसे, तुम लोग कौन हो, किस वजह से मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रहे हो। देखो तुम लोगों को जो चाहिए मैं तुमको देने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। लेकिन इन लोगों के ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता है। तो वो खड़े थे जैसे कोई रोबोट जो सबके इमोशंस को इग्नोर कर सकता था। उन लोगों के चेहरे पर कोई हवा भाव नहीं थे। उनके आसपास का ऑरा बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तभी एक बॉडीगार्ड मुझसे बोलता है, मैम आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप जहाँ से दूर रहिए, क्योंकि हम हमारे यंग मास्टर को यहाँ से निकल जा रहे हैं। बानी जब उस बॉडीगार्ड के मुँह से यंग मास्टर सुनती है तो शौक हो जाती है। अभी बानी का ध्यान सबसे महंगी गाड़ी जो सभी का क्रॉस के बीच में थी उस पर जाता है।
एक बेंडल काले कलर की कार बीच में खड़ी हुई थी। उसके चारों तरफ से बॉडीगार्ड ने कवर किया हुआ था। उसके शीशे लगे हुए थे, लेकिन उसकी पीछे पर बैठा हुआ इंसान उसे अपनी खैरी और ठंडी आंखों से घूर रहा था। उस समय उस काले शीशे के अंदर भी बानी को सिर्फ किसी की गहरी नीली आंखें दिखाई दे रही थी, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। वो उन आंखों को देखकर डर जाती है। उसके कदम अपने आप पीछे की ओर गिर जाते हैं। तेज का उसे 5 सालों से डर था, वो आज सच हो गया था। तभी उसके कानों में सिर्फ एक ही वर्ड पड़ता है, जो कि एक बॉडीगार्ड बोल रहा था कि प्रेसिडेंट का हुक्म है, जल्द से जल्द यहाँ से निकलो। जैसे ही बॉडीगार्ड ये सुनते हैं तो सभी जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाते हैं और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वाणी उस कार को जाते हुए देखकर उनके पीछे भागती है और उन्हें बोलती है, ऐसा मत करो, मुझसे मेरा बेटा दूर मत करो, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ। और इसी के साथ वह अपने पैर की चप्पल उतारकर गाड़ी के पीछे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक कार बहुत ज्यादा दूर जा चुकी थी। तभी कोई उसके पास आकर बोलता है, बानी जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करो, तुम्हारा बेटा किडनैप हो गया। बानी को भी ऐसा ही लगता है, लेकिन जैसे ही वो पुलिस स्टेशन के लिए जाने वाली होती है कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, जिसको पढ़कर वह शॉक हो जाती है और वहीं घुटनों के बल गिरकर जोर जोर से रोने लगती है। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये चैप्टर, मुझे बताना। बाप बेटे का अमर संबंध कहानी में अब आ गए। जब कोई बानी से पूछता है कि बानी तुम पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जा रही हो, तो बानी के होठों से निकलता है, वह क्रिस के पिता है, क्रिस का पिता। बानी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो अपने मन में बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो इतनी क्रूरता से एक बच्चे को उसकी माँ से कैसे दूर कर सकता है। यहाँ तक कि वो अच्छी तरह से जानती है कि वो आदमी कौन है। तभी कोई पीछे से आकर बानी के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है कि डरो मत बानी, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, कोई भी तुम्हारे बच्चे को तुमसे दूर नहीं कर सकता। चलो पुलिस के पास चलते हैं और उन्हें रिपोर्ट लिखवाकर उनको सीसीटीवी फुटेज देखने को बोलते हैं। वहीं बाकी के लोग एक दूसरे के कानों में बात कर रहे थे कि शायद बानी ने किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया है, जिसके कारण बानी से क्रिस को दूर करके उससे बदला ले रहा है। लेकिन जो सच्चाई थी वो तो किसी को भी पता नहीं थी। आखिर बानी ने किसे बानी से नाराज कर दिया। वहीं बानी को थोड़ी सी उम्मीद थी कि क्रिस के पिता उसे इसके साथ लड़ने का मौका तो देगा ही। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो आदमी बिना किसी की मदद से सीधा गुंडों की तरह उससे उसका बेटा छीन ले जाएगा, और उसका जो स्ट्रेस होता वो तो सबसे ऊपर और हाई प्रोफाइल का था। इसलिए अब बानी को डर लग रहा था। वो बस एक ही बात बार बार बोली जा रही थी, आई विल किल यू, आई विल किल यू, मैं उसको जान से मार दूंगी। उसकी आवाज़ में उस आदमी के लिए नाराजगी और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से विला के अंदर का माहौल थोड़ा जम गया था। एक आलीशान चमड़े के सोफे पर एक आदमी और एक छोटा लड़का बड़ी बड़ी आंखों और छोटी छोटी आंखों के साथ आमने सामने बैठे थे और एक दूसरे को घूर रहे थे। वहीं वो लड़का थोड़ी सी गुस्से में अपने सामने वाले आदमी को बोलता है कि क्या आपने ये देख लिया, अगर अच्छे से मुझे देख लिया तो प्लीज मुझे मेरी मम्मा के पास वापस भेज दो, वो मेरी गायब होने के कारण परेशान हो गई होगी। ये बच्चा कोई और नहीं, क्रिस और उसके पिता थे। कब से दोनों के बीच साइलेंट वाला माहौल बना हुआ था। अब कहीं जाकर गुस्से में आकर क्रिस ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी। उसको इस बात से कोई डर नहीं लग रहा था कि सामने वाला इंसान कौन है और कितना पावरफुल है। वो उसके सामने शांति से बैठा हुआ था, लेकिन फिर निराश होकर उस इंसान से बोलता है, अगर मैं नहीं किया बात तो मम्मी दुखी हो जाएगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इस समय क्रिस एक छोटा बच्चा में बहुत गंभीर आदमी लग रहा था। वहीं उसके सामने बैठा हुआ अपर सिंह राठौड़ उसके सामने वाले सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी सुंदर बुहें आपस में सुगड़ी होती और उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था, लेकिन वो फिर भी काफी अट्रैक्टिव और चार्मिंग लग रहा था। लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली खतरनाक हवा उसे बहुत ज्यादा खतरनाक बना रही थी। केस की बात सुनकर वो अपनी ठंडी निगाहों से एक बार उसके पीछे खड़े अपने असिस्टेंट विक्रम को देखता है, तो विक्रम उसका इशारा समझ जाता है और अपने कदम क्रिस की तरफ बढ़ा देता है और उससे समझाते हुए बोलता है कि लिटिल मास्टर, आप अब कहीं नहीं जा सकते, ये आपका घर है। विक्रम की बात सुनकर क्रिस उसे बोलता है कि ठीक है,
वैसे भी मेरी एंजल हमेशा एक घर के लिए परेशान रहती है, क्योंकि उसके पास अपना घर खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं है। अभी वो एक किराए की छोटी सी फ्लैट में रहती है। तो वो उछलते हुए बोलता है, जब मेरे पास अपना घर नहीं होगा तो मैं अपनी पत्नी से शादी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे पास इतना बड़ा घर होगा तो मैं फ्यूचर में अपनी 10 पत्नियों को एक साथ रख सकूंगा और रह सकूंगा। वही क्रिस की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और विक्रम के मुंह की तरफ निकलता है, 10 पत्नी। उसके बाद विक्रम मुस्कुराने लगता है, 10 पत्नी लगता भी छोटा है, अभी से शादी की सब्जी देख रहा है। यहाँ आजकल एक पत्नी नहीं संभाली जाती, वहीं ये मास्टर 10 पत्नियों से अधिक कर क्या जिंदा रह पाएंगे। वहीं अबे अपने बेटे को गौर से देख रहा था। उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ जाते, लेकिन फिर कुछ नहीं बोलता है। कुछ पल की शांति के बाद विक्रम फिर से बोलता है कि लिटिल मास्टर, आप क्या अपना सरनेम बदलवाना चाहते हैं? क्योंकि आज से आपका सरनेम राठौड़ होगा। क्रिस राठौड़, ये बहुत भयानक है, मैं अपना सरनेम नहीं बदलना चाहता। उसे हुए चेहरे के साथ क्रिस का चेहरा बहुत क्यूट लग रहा था, इसलिए मैं अपना सरनेम नहीं बदलूंगा। उसका जवाब सुनकर विक्रम एक बार अबीर को देखता है, जिसका चेहरा क्रिस की बात सुनकर किस की तरह ठंडा हो गया था। तभी विक्रम क्रिस को डराते हुए समझाता है, आपके पिता है, उनका नाम सरनेम राठौड़ है, इसलिए आपका सरनेम भी राठौड़ होगा। पिता? जब क्रिस विक्रम के मुंह से ये सब सुनता है तो उसे 2 बार बढ़ाता है और फिर उसने अपनी आंखें छोटी करके एक बार विक्रम को घूर कर देखा और उसके बाद अपना सिर टेढ़ा करके उस आदमी की तरफ देखा जो उसे इस बड़े सिलसिला में जबरदस्ती ले आया था। लेकिन वहीं उसे अबीर दिखने में अच्छा और हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा उदास था। वो अबीर को घूरते हुए अपनी बच्चों वाली लेकिन मीठी आवाज में पूछता है, आप सच में मेरे पिता बनना चाहते हैं? लेकिन सामने वाले इंसान ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, जिसको देखकर क्रिस को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और उदास होकर बोला, मेरे पिता तो मर चुके, तो क्या तुम भूत हो? क्रिस की बात सुनकर सब शौक हो जाते। तभी उनको एहसास होता है कि आसपास का माहौल बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है। जब सभी उस शैतान की तरफ देखते हैं जिसके कारण ये माहौल ठंडा पड़ गया था, तो शौक हो जाते हैं और डर जाते हैं। वहीं अबीर इस समय बिल्कुल शैतान की तरह लग रहा था। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, उसकी आंखें सिकड़ी हुई थी और उसकी उंगलियां सोफे पर टक टक करके बज रही थी। पूरे हॉल का माहौल के बीच अजीब सी शांति छाई हुई थी। वो अपने मन में बानी को गुस्से से गाली दे रहा था। वो तो अच्छा था कि बानी उसके सामने नहीं थी, अगर होती तो शायद उसकी गर्दन इस समय इस शैतान के हाथों में होती। वो अपने मन में बोलता है कि उस औरत ने इतनी हिम्मत की मेरी जिंदा होते हुए भी उसने मेरे बेटे को बताया मैं मार चुका हूँ, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, मिस बारिश रहकर। वहीं विक्रम के पेट से ठंडा पानी बह रहा था। वो भी लड़खड़ाती आवाज में क्रिस को हटा के, लिटिल मास्टर, आप ऐसी बात नहीं बोल सकते और प्लीज आगे से ऐसी बात मत बोलना। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और ना ही मेरी ने कभी मुझे झूठ बोलेगी, इसलिए मैं अब वापस जा रहा हूँ। तुम लोग मुझे यहाँ पर लेके आए थे, अब मुझे मेरे घर भेजने की जिम्मेदारी भी तुम लोगों की। उसके बाद उसके छोटे हाथ सोफे पर टिक गए और एक आखिरी सहारे पर अपने सोफे से फिसल गया और अपने दोनों हाथों से उनको नमस्ते करने के बाद बाहर चला गया। वही विक्रम डरते हुए उस शैतान की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। बानी और अबीर का सामना और थप्पड़। विक्रम अपने मन में सोचता है कि सच में मेरे जलाद सर का ही बेटा है, बस इसका फेस अपनी माँ के ऊपर गया है जो क्यूट है। आखिर दोनों के जिन से बना है ये बेटा। वही अबीर ने भी उस तरफ देखा जहाँ से अभी अभी क्रिस गया था। उसको जाता हुआ देखकर उसकी आंखें गहरी हो गई और उसकी आंखों से एक ठंडी चमक थी। आसपास का तापमान गिरता ही जा रहा था। उनका बेटा 4 साल का था, लेकिन उसके बिहेव से ऐसा लग रहा था जिससे वह उम्र में बड़ा हो। क्रिस अबीर घर से अपने कदम बाहर रखने ही वाला था कि तभी उसके कानों में अबीर की ठंडी आवाज़ पड़ती है जो बोल रहा था, रुको। अबीर की ठंडी आवाज़ सुनकर क्रिस एक पल के लिए डर जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके कानों में अबीर की आवाज़ सुनाई पड़ती है जो बोल रहा था कि उसे उसके रूम में ले जाओ। क्रिस जैसे ही अबीर की बात सुनता है तो वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले की बार अपने छोटे छोटे कदमों को बाहर निकाल पाता और भाग पाता उससे पहले ही बटलर उसके पास आ जाता है और उसके
कंधों से पकड़कर अपने कंधों पर उठा लेता है, जिसके कारण क्रिस ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। उसने बटलर के कंधों पर काट भी दिया था और साथ ही साथ उसने अपने हाथ पैर भी चलाए थे। जहाँ तक क्रिस ने अपने पैरों से बटलर के सीने को भी मारा था, लेकिन उसके मारने से बटलर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे ही क्रिस देखता है कि वह उसे नीचे नहीं उतारा था, वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोले, तुम लोग बहुत ज़्यादा बुरे हो, बुरे लोग हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। काफ़ी देर तक चिल्लाने और बच्चों की तरह पागलपन करने के कारण अब उसकी आवाज़ बदल जाती है। वो हल्की आवाज़ में सिर्फ यही बोल रहा था, मुझे नीचे उतारो, सुना नहीं तुमने? मेरी मॉम के पास जाना है, मुझे नीचे उतारो। वही सोफे पर बैठा हुआ अभी ये सब देख रहा था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। वो कुछ सोच समझकर उस तरफ देखने लग जाता है जहाँ से अभी अभी क्रिस को ले जाया जा रहा था। वो अभी उधर देख ही रहा था कि तभी उसके कानों में विक्रम की आवाज़ पड़ती, जो बोल रहा था, सर आप आगे क्या करने वाले हैं? वही बानी लगभग पागल हो गई थी, क्रिस को ढूंढते ढूंढते। उसकी आंखों के सामने बार बार अभी की ठंडी आंखें घूम रही थी। उस समय सबकी आंखों के सामने गाड़ियों का लंबा काफिला गुजरा था और किसी को छिपा नहीं था। सभी ने देखा था, लेकिन जब वो थाने गई तो पुलिस ने कहा सीसीटीवी फुटेज में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसके कारण वो टूट गई थी। उस इंसान ने उसे बिना सिर वाली मक्खी की तरह क्रिस की लाइफ से बाहर निकाल फेंका था। उसको क्रिस को ढूंढना था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ ढूंढे, कैसे, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो इंसान कौन है। वहीं अभी भी विदेशी मंत्रालय में सिर्फ इंटर्न के तौर पर काम कर रही थी, इसलिए उसे वहाँ से बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलती थी। हालांकि उसने अपने कितने लोगों को क्रिस खोजने के लिए कहा। उसने अपने पिता को भी बोला, जिसको उसने 5 साल पहले छोड़ दिया था, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था और उसे क्रिस का पता नहीं चल पा रहा था, जैसे क्रिस नाम का कोई बच्चा इस दुनिया में हो ही नहीं। अगले दिन बानी पुलिस स्टेशन के लिए जा रही थी, तभी उसके सामने 5 काले रंग की कार आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही बानी उन कार को देखती है तो वो पहले ही दिमागी तौर पर तैयार हो जाती है। उसने चालाकी से अपने चारों तरफ देख लिया था और तो कोई खतरा तो नहीं है। जैसे ही वह सब सोच रही होती है कि तभी उसका ध्यान एक कार की तरफ जाता है, जिसका दरवाजा धक्का देकर खोल दिया गया था और उस कार से एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकलता है, जिसके काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। वह आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और सर झुकाकर बोलता है, हेलो मिस जैकब। जैसे बानी उसके मुंह से अपना सरनेम सुनती है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। वह उससे बोलती है कि तुम मुझे किससे जानते हो, क्योंकि बानी ने आज से पहले कभी भी उस इंसान को नहीं देखा था। वह इंसान बानी की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। उससे बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे जहाँ पर मेरे बॉस ने भेजा है। जैसे ही बानी उसकी बात सुनती है तो वो अपनी पोहे को ऊपर की तरफ मोड़ते हुए उससे गुस्से भरी आवाज़ में पूछती है कि तुम्हारा बॉस कौन है। तो वो बोलता है कि अब बहुत जल्दी ही पता लग जाएगा कि मेरा बॉस कौन है। बानी उसकी बातों से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, इसलिए वहाँ से जाने लगती है। तो वह आदमी उससे बोलता है कि अगर आप अपने बेटे को देखना चाहती हैं तो आप हमारे साथ चल सकती हैं, नहीं तो आपको भी पता है कि आप कभी भी अपने बेटे को ढूंढ नहीं पाएंगे। बानी जैसे ही उसकी बात सुनती है तो उसके कदम अपनी जगह थम जाते हैं। वो शौक हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि इसका क्या मतलब है कि मैं अपने बेटे को कभी ढूंढ नहीं पाऊंगी। वह अपने पीछे की तरफ मुड़ते हुए उस आदमी की तरफ घूम कर देखती है तो विक्रम मुस्कुरा देता है। उसके बाद वो बानी से बोलता है तो बानी भी उसके साथ चलती है और उससे पूछती कि तुम्हारा बॉस कौन है, इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी और मेरे बेटे को लेकर यहाँ से चला गया। बानी की बात सुनकर विक्रम मुस्कुरा देता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद वो जाकर पूरी रिस्पेक्ट के साथ कार का डोर ओपन करता है तो बानी कार के अंदर जाकर बैठ जाती है। बानी और बाकी बॉडीगार्ड की कार जाकर एक बड़े से बंगले के सामने रुक जाती है। बानी अंदर से बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसे उस इंसान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक पल के लिए वह खुश भी थी क्योंकि आखिर आज वह अपने बेटे से मिलने वाली थी। पूरे एक दिन के बाद वह अपने बेटे को
ना देख पाने के कारण अब बहुत ज़्यादा दुखी थी। लेकिन अब जब उसे पता था कि वह अपने बेटे से मिलने वाली थी तो उसके दिल में एक राहत थी। लेकिन जैसे ही उसकी कार का दरवाज़ा खोला जाता है और वह कार से बाहर निकलती है तो वो अपने सामने इतने बड़े मेंशन को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि इतना बड़ा तो सैगल मेंशन भी नहीं था। वह जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ाती है तो मेंशन की खूबसूरती में कहीं खो जाती है, क्योंकि ये राष्ट्रपति भवन था जिसको पूरी तरह से सजाया गया था, जहाँ पर साफ सफाई भी पानी जैसे हॉल में जाती है। तो विक्रम उसे बोलता है कि मिस सहगल, आप आज से यहीं रहेंगी अपने बेटे के साथ। आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकती और जहाँ चाहे वहाँ घूम सकती है, लेकिन कोई भी चालाकी मत कीजिएगा। जैसे ही बानी उसकी बात सुनती है तो वो अपनी आंखों को छोटे छोटे कर कर उसको घूरने लगती, जिनको देख रहे एक पल के लिए तो विक्रम भी घबरा जाता है। उसको बाद वह वहाँ से चला जाता है और नौकर को बोलता है कि मैडम को उनका कमरा दिखा दो। वहीं एक नौकरानी बानी के पास बोलती है, चलिए मैडम, मैं आपको अपना कमरा दिखा देती हूँ। जैसे ही वाणी उस नौकरानी की बात सुनती है तो वह अपना सिर हमें हिला देती है और उसके साथ चली जाती है। जैसे ही वह अपने रूम में पहुँचती है तो वह रूम को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसका रूम बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिससे कि 2 कमरों को मिलाकर एक रूम में बनाया गया हो। और कमरे में साफ सफाई तो थी ही, उसको पिंक कलर में सजाया गया था, जहाँ तक कि पर्दे के कलर भी पिंक कलर में थे। वह ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्रिंसेस के लिए ये कमरा तैयार किया गया हो। उसके बाद नौकरानी बानी को बोलती है कि मैडम, सामने क्लोजेट रूम है, यहाँ पर आपके लिए कपड़े रखे गए हैं, आप बदल लीजिए। नौकरानी बानी को बोलती है कि आप पहले अपने कपड़े बदल लीजिए, क्योंकि उसके बाद वो आने ही वाले होंगे। उसके बाद आप उनसे मिल सकती हैं। जैसे ही बानी उसकी बात सुनती है तो वो अपना सर हाँ में हिला देती है और फिर क्लोजेट रूम में चली जाती है। लेकिन जैसे क्लोजेट रूम ओपन करके देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने बहुत सारे तरह तरह के कपड़े रखे हुए थे, जहाँ पर थे ट्रेडिशनल कपड़े अलग से रखे हुए थे, वहीं वेस्टर्न ड्रेस रखी हुई थी, और जो वाले कपड़े थे और अलग अलग प्रकार के कपड़े वहीं रखे हुए थे। और वहीं पर ड्रेसिंग टेबल पर मेकअप का सामान रखा हुआ था। एक साइड पर उसके जूतों का अलग रखा हुआ था, जहाँ तक उसके जूते सैंडल रखे हुए थे, बैग भी अलग अलग तरह के रखे हुए थे। वह यह सब देखकर उसका सिर चकरा जाता है। उसके बाद एक नाइट ड्रेस ले लेती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वॉशरूम में तैयार होने के लिए चली जाती है। जैसे ही नौकरानी देखती है तो वो बोलती है कि मैम, आपकी चॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी है। बानी एक शॉर्ट्स और वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। बानी जब उस नौकरानी की बात सुनती है तो वो मुस्कुरा देती है। उसके बाद उसको थैंक्स बोलती है। उसके बाद नौकरानी के साथ नीचे हॉल में चली जाती है। तभी एक नौकरानी उसे चाय का कप देती है। बानी चाय पीने के बाद उसने देखा कि टेबल अखबार पर रखा हुआ था, अखबार टेबल पर रखा हुआ था, तो वो उसे उठाकर रीड करने लग जाती है। अभी उसे न्यूज़पेपर रीड करते हुए कुछ ही टाइम हुआ था कि तभी उसके कानों में बाहर से कुछ कार आने की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद वह देखती है कि सभी नौकर एक के बाद एक बाहर की तरफ भागने लग जाते हैं। तभी उसे थोड़ा सा अजीब महसूस होने लगता है, तो वो एक बूढ़े नौकर को रोककर पूछती है कि सभी बाहर की तरफ क्यों भाग रहे हैं। तो वो नौकर उसे बोलता है कि मैडम, आप भी चलिए हमारे साथ, सर आ रहे हैं। पानी जैसे ही उस नौकर की बात सुनती तो वो अखबार वहीं नीचे रख देती है और उस नौकर के साथ बाहर चली जाती है। वह भी देखना चाहती थी कि वह आदमी कौन है। वह अंदर से बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रही थी, लेकिन वो अपने अंदर से थोड़ा कड़वा और नर्वसनेस महसूस कर रही थी। आज तक उसने उस इंसान को सिर्फ अपने सपने को देखा था, लेकिन आज वो उस इंसान को अपनी आंखों के सामने देखने वाली थी। लेकिन उसकी बॉडी में महसूस हो रही थी कि वह कितना ज़्यादा स्ट्रांग और ख़तरनाक है। वाणी जिससे बाहर आती है तो वह देखती है कि सभी कार के बीच वाली कार का डोर ओपन होता है और वह धीरे धीरे उस कार से एक लंबी परछाई निकल रही थी। बाहर धूप चमक रही थी, जो कि उसको उसकी आंखें बंद करने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन वह उस आदमी का चेहरा नहीं देख पा रही थी। उसके शरीर से निकलने वाली आभा, उसका चलने का तरीका, उसके आसपास का माहौल, सब कुछ उसे महसूस हो रहा था। लेकिन उस आदमी का ऑरा बहुत ज़्यादा खतरनाक था। धीरे धीरे जैसे जैसे वह
आदमी अपने कदम आगे बढ़ा रहा था तो उसके आसपास वाले बॉडीगार्ड अपने कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चल रहे थे और उसको चारों तरफ से घेर रखा था। वह आदमी जैसे जैसे अपने कदम बढ़ा रहा था तो बानी की तरफ ही देख रहा था। उसके मन में भी 5 साल पहले वाली रात चलने लगी थी, लेकिन वह स्पष्ट नहीं कर सकता था कि उसके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, क्योंकि उसके चेहरे पर अभी भी ठंडेपन वाले भाव थे। उसकी परछाई जो इतनी ज़्यादा लंबी थी, उसने पूरा का पूरा बानी को ढक लिया था। बानी जब देखती है कि उसके सामने कोई खड़ा है तो वह अपनी नज़र उठाकर देखती है तो उसकी नसें उस आदमी की नज़रों से जाकर टकरा जाती है, क्योंकि बानी उससे हाइट में बहुत ज़्यादा छोटी थी। जैसे ही बानी उस आदमी को देखती है तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती, क्योंकि यह आदमी था जो हर रात उसके सपनों में आता था। लेकिन जैसे ही वह लोगों के ताने और अपने बच्चों के नाजायज वाले सभी याद करती है तो वह गुस्से में अपने दांत पीस लेती है। तभी सभी के कानों में एक तड़ाक की आवाज़ पड़ती है तो सभी लोग अपनी जगह पर जम जाते हैं और वहीं अबीर का चेहरा दूसरी साइड झुक जाता है, क्योंकि बानी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया था। बानी का थप्पड़ इतना जोरदार था कि अबीर के चेहरे पर उसकी छाप छप गई थी। अबीर को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह अपना चेहरा ऊपर उठाकर गुस्से वाली नज़रों से बानी को घूर रहा था। अगले ही पल वह बानी को उसके कंधों से पकड़कर उठा लेता है, जिसके कारण बानी घबरा जाती है। लेकिन तभी सभी के कानों में विक्रम की आवाज़ पड़ती है, जो विक्रम अबीर को शांत करने की कोशिश करते हुए बोलता है कि प्रेसिडेंट सर। जैसे ही बानी प्रेसिडेंट सर सुनती है तो वो शौक हो जाती है। आखिर क्या होने वाला है अब आगे? क्या बानी 5 साल पहले की हुई गलती के लिए अबीर को माफ़ कर पाएगी? क्या अबीर सच में बानी से माफ़ी मांगेगा? क्या अबीर को कभी रियलाइज होगा कि उसकी एक गलती के कारण बानी की ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो गई? आखिर ऐसा कौन सा राज है बानी से अभी भी छुपा हुआ है? क्या अब अबीर गुस्से में आकर बानी और क्रिस को एक दूसरे से लग कर देगा? क्या अबीर का बानी को अपने मेंशन में रखने के लिए के पीछे भी कोई राज है? जानने के लिए सुनते रहिए। तो आप सुन रहे हैं मेरी कहानी लव में थोड़ा और मिस्टर प्रेसिडेंट। कहानी का चैप्टर टाइटल है बानी और अबीर। विक्रम जब देखता है कि उसका बॉस गुस्से से पागल होने वाला है तो वो जल्दी से आगे आता है और बानी को देखकर बोलता है, गुड इवनिंग मिस्टर एडल। बानी तो अभी भी गुस्से से अबीर को घूरी जा रही थी। तभी विक्रम देखता है अबीर ने कितनी जोर से बानी के कंधों को पकड़ रखा है। तो वो अबीर को धीरे से बोलता है, सर। इससे आगे वो कुछ बोलता कि तभी अबीर ने गुस्से से अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसे चुप करा दिया और उसके चेहरे पर अभी भी ठंडे भाव बने हुए थे, जिसको देखकर उसके आसपास खड़े लोग मुश्किल से सांस लेने की हिम्मत कर पा रहे थे। तभी उन सभी के कान में एक बार फिर से बानी की गुस्से वाली आवाज़ पड़ती है, जो बोल रही थी कि मुझे जाने इतने सारे लोगों के सामने तुम एक औरत को धमकाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? कैसे आदमी हो तुम? उसके चेहरे पर दर्द सा दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो अबीर की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अबीर की पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। हालांकि उसे कराते हुए आते थे वहाँ पर ना हालांकि उसे कराटे आते थे, लेकिन उसके सामने जो आदमी था वो उससे कई ज़्यादा ताकतवर था। उसने उस आदमी की तरफ देखा जिसने उसे पकड़ रखा था। उसने उसे बोला कि अपने लोगों को जाने को बोलो और मेरा अभी भी तुम्हारे साथ हिसाब करना बाकी है। तभी विक्रम बोलता है, प्रेसिडेंट सर। उसके बाद अपने मन में बोलता है, क्या ये औरत प्रेसिडेंट सर से बिल्कुल भी नहीं डरती? क्या देख नहीं रही है चालाक कितना ज़्यादा गुस्से में? क्या सच में इसमें इतनी हिम्मत है कि ये प्रेसिडेंट सर से ऊंची आवाज में बात कर रही है? वहाँ खड़ा हर शख्स इसलिए डरा हुआ था कि कहीं अबीर गुस्से में आकर इस लड़की को जान से न मार दे। वहीं अबीर गुस्से से बानी को घो रहा था। उसकी आंखें ठंडी होती की थी, मानो वो बानी को अपनी आंखों से मार देगा। वहीं बानी भी उसकी आंखों को देखकर डर गई थी, लेकिन अपने चेहरे पर उसने डर नहीं आने दिया। पर नहीं चाहती थी कि कोई उसे डरपोक या कमजोर समझे और डर कर वो सभी की आंखों में अपनी इज्जत को देखे। फिर उसने घूर कर अपने सामने वाले इंसान को देखा जो उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। बानी को पता नहीं ये बिहार था या नहीं,
लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था ये इंसान कुछ ज़्यादा जाना पहचाना सा लगता है। वहीं अबीर गुस्से से बानी को देख रहा था और उसने उसको छोड़ दिया, जिससे उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन वो गिरी नहीं। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती कि अभी अभी क्या हुआ है, उसके कानों में अबीर की गुस्से वाली आवाज़ पड़ती है जो बोल रहा था, मेरे पीछे अंदर आओ। और सब वो गड़बड़ भाव के साथ मेंशन के अंदर जाने के लिए उसने बानी के हाथ को कसकर पकड़ लिया, जिससे बानी की कलाई में दर्द हो रहा था। वहीं बानी के कानों में अभी भी उसकी गहरी और कठोर आवाज गूंज रही थी, जिससे एक पल के लिए तो वह कांप गई। अगले ही पल अभी ने उसे बेरहमी से घसीटते हुए मेंशन के अंदर ले गया, जिससे कई बार बानी गिरते गिरते बची। एक बड़े से स्टडी रूम में बानी और अबीर मौजूद थे। बाकी सभी को विक्रम ने पहले ही वहां से लौट भेज दिया था। अबीर इस समय एक कांच की खिड़की के सामने खड़ा था। सूरज की किरणें उसके गोरे चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा चमक रहा था। उसने अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट की जेब में डाला हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा था। वहीं बानी को स्टडी रूम का माहौल थोड़ा सा डरावना लग रहा था, जिससे वो मुश्किल से सांस ले पा रही थी। दोनों तरफ शांति छाई हुई थी। वानी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे बात शुरू करे, क्योंकि वो इस समय अबीर से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है तो डर के मारे अपने शब्द को वापस निकल लेती है। जब काफी समय तक कोई आवाज नहीं आती तो अबीर अपनी इरोगेंट और रूड आवाज में बानी से बोलता है, तुम्हारे पास क्या तुम्हारी शिकायतों की लिस्ट है? ये पहल भी अबीर ने ही की थी। बोलने की नहीं तो पहले उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई गूंगा आदमी बानी के सामने खड़ा हो। उसने सोचा कि जब वो 5 साल पहले उसे लेने नहीं आया, अब क्यों 5 साल बाद उसे किसको उससे छीना। लेकिन वानी जैसे ही उस इंसान की बात सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक बार फिर से जो उसका गुस्सा शांत हो गया था वह फिर से भड़क जाता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने फिर से वह 5 साल पहले वाली यादें घूमने लग जाती है। कैसे उसको घर से बाहर निकाला गया था, कैसे उसका हर जगह अपमान किया गया था, कैसे उसने दुनिया वालों के ताने सुने थे, कैसे उसके बच्चे को एक नाजायज होने का टेक मिल गया था, जिसके कारण उसने इन 5 सालों में बहुत कुछ झेला था। और जहाँ तक कि उसे अपना देश भी छोड़ना पड़ा था। और अब वो इंसान अचानक से आकर कहता है कि मैंने अपना बच्चा वापस ले लिया। इसलिए वो गुस्से से जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाकर उस इंसान के चेहरे पर थप्पड़ मारने वाली होती कि तभी अभी जोर से उसकी कलाई पकड़ लेता है। पानी को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी कलाई टूटने वाली है, क्योंकि अभी ने बहुत जोर से उसकी कलाई पकड़ रखी थी। पानी उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। लेकिन अबीर का उसे जाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए बानी देखती है कि वह उसका हाथ नहीं छोड़ रहा है, तो वो गुस्से में आकर अबीर के हाथ के पिछले हिस्से पर जोर से काट देती है, जिसके कारण अबीर के हाथ पर उसके दांत छप गए थे। उससे खून निकलने लगा था। उसने अपने चेहरे पर ठंडे भाव लाकर बानी को खोल कर देखा और सोचा ये लड़की उसकी निचली रेखा को चुनौती दे रही है। इसलिए वह गुस्से से बानी से बोलता है, बानी सेगल अब बहुत हुआ। उसकी गुस्से वाली आवाज को सुनकर बानी डर जाती है और जैसे ही वह पीछे होने वाली होती है तो अबीर उसको उसकी कमर से कसकर पकड़ लेता है और सही खड़ा कर देता है। उसे सही से खड़े करते हुए बोलता है, ये मत समझो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता। वहीं बानी की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उसके पास जीने की वजह कोई नहीं थी। अगर उसके पास कृष्ण होता तो वो कब का इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होती। इसलिए अब उसे इस इंसान से और भी ज्यादा नफरत हो गई थी। अभी जब उसकी भीगी आंखों को देखता है तो वो उसके हाथ को छोड़कर अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खड़ा हो जाता है। तभी बानी उसके सामने जाकर खड़े होते हुए बोलती है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी और ना ही वह अपनी माँ के बिना रह पाएगा। अभी जब बानी की बात सुनता है तो वह बानी को खोल कर देखता है। उसके होठों में सिर्फ 4 शब्द निकलते हैं, यह नामुमकिन है। जैसे ही बानी ये सुनती है तो उसे और भी गहरा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो अबीर की कोड़ा पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए दांत पीसते हुए बोलती है, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? 5 साल पहले जो भी हुआ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं है, प्लीज मुझे मेरा बेटा लौटा दो। तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहती। लेकिन अबीर पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वहीं पानी उसे समझाते हुए बोलती है, एक माँ को उसके बच्चे से दूर करना गलत है। वानी का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। उसे लगा कि
अब वो गुस्से से फटने वाली है। उसने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत किया और फिर शांति से बोली, तुम कौन हो? डाकू हो? चोर हो? इसने मेरे बेटे को मेरे बिना परमिशन के अपने पास रखा है। सिर्फ तुम डाकू ही हो सकते हो। क्या तुम नहीं जानते किसी को उसकी मर्जी के बिना अपने पास रखना कितना गलत है? आपको पता होना चाहिए, अगर आप उसे मुझे वापस नहीं लौटा देते तो आपके साथ क्या हो सकता है। वो असल में दूसरों पर हावी नहीं होना चाहती थी, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। तभी उसके कानों में अबीर की रूड वॉइस पड़ती है, मेरा नाम अबीर सिंह राठौर है। अबीर ने उसके सामने अपना असली नाम रख दिया, जिससे बानी इतना ज्यादा झुक गई कि वो जोर से चिल्लाती थी, क्या? एक बार फिर से अबीर बोला, मेरा नाम अबीर सिंह राठौड़ है। वानी ने अपने कांपते होठों से इन 3 जाने पहचाने नाम के शब्दों को बड़बड़ाया और फिर अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसने अपने सामने वाले इंसान को ध्यान से देखा। जब उसने उसे ध्यान से देखा तो वह अपनी जगह पर जम गई और अपने आप में बड़बड़ाई, अब मिस्टर प्रेसिडेंट। वह एकदम चौंक गई। लंबे समय तक उसका दिमाग खाली हो गया और उसे ये सुनकर अब थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। उसने खुद से सोचा कि क्या वो सपना देख रही है? क्रिस का पिता अबीर सिंह राठौर, जो कि एक राष्ट्रपति है, वो कैसे हो सकता है जिन्होंने 5 साल पहले राष्ट्रपति का पद संभाला था? उसने अपने होठों को जोर से काट लिया और उसका कॉलर छोड़कर अबीर से 2 फीट की दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। उसके बाद उसने उसके हाथ को देखा, यहाँ पर उसने काटा था। हाथ पर दांत के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वहीं अबीर बानी का जवाब सुनकर बहुत ज्यादा संतुष्ट था। उसके चेहरे पर जो ठंडे भाव थे वो शांत हो गए थे। उसके बाद वो बानी को देखकर बोलता है कि फ्यूचर में अगर तुम्हें कुछ पूछना हो या तुम्हारा कोई सवाल हो तो तुम मुझसे या मेरी नौकरानी से पूछ सकती हो। तुम पहले की तरह अपना काम जारी रख सकती हो, लेकिन एक बात जरूरी है मिस सैगल, तुम्हारे लिए जानना कि तुम किसकी सेफ्टी के लिए किसी भी तरह से उसकी पहचान के बारे में किसी को नहीं बताओगी। यह मेरा ऑर्डर समझो। वही बानी अभी भी सपने में थी, जिससे वह धीरे धीरे ऊपर आई थी। वह अबीर की बात सुनकर मुंह बना रही थी, जिससे वह उससे बहुत ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी। उसके बाद वह अपने मन में बड़बड़ाते हुए पूछती थी, "हम्म, बड़े आए मुझे बोलने वाले। क्या इनको सच में लगता है कि अगर मैंने सच में लोगों को ये सब बोला कि सुनो भाई और बहनों, आपको एक राज की बात बताती हूँ। मेरे बेटे का पिता जो है ना, वह अबीर सिंह राठौर है, जो हमारे देश का राष्ट्रपति है। तो लोग मुझे अपने जूतों से निवाजेंगे और मुझ पर हंसेंगे। लेकिन फिर वह अबीर की तरफ अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए बोलती है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो अबीर अपनी बाहों को ऊपर की तरफ उचकाते हुए बोलता है कि क्या पूछना है? तो बानी बोलती कि आपने क्रिस को जन्म देने के लिए मुझे ही क्यों चुना? दुनिया में और भी बहुत सारी लड़कियां थी। तो अबीर ने सिर्फ इतना बोला कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप मेरे ब्लड ग्रुप के लिए बिल्कुल फिट बैठता था और कृषि के लिए भी। उसके बाद वो चुप हो जाता है। उसके बाद वो उसे स्टडी रूम में जाने के लिए बोल देता है। बानी भी मुंह बनाते हुए वहीं से चली जाती है। इन सब में एक बात थी कि वो अपना गुस्सा और नफरत भूल गई थी। वो 5 साल से उसके मन में थी अबीर के लिए। जब उसने सुना कि अबीर देश का प्रेसिडेंट है, स्टडी रूम के अंदर राष्ट्रपति के हाथ पर काटने के निशान को देखकर विक्रम चौंक गया। उसके बाद उसने अपना सिर लाचारी से हिलाते हुए सोचा कि लगता है मिस साइकिल बोझ की तरह ही सख्त इंसान है। उसके बाद जाकर एक बॉक्स लेकर आया और फिर अबीर के हाथ पर पट्टी करने लगा। हालांकि ये उतना बड़ा घाव नहीं था, लेकिन अगर किसी ने उसके हाथ पर दांतों के निशान देखा तो ये एक बहुत बड़ी खबर बन सकती थी। अबीर ने पट्टी कराने के बाद विक्रम की तरफ देखा और फिर पूछा कि बानी ने लंदन में विदेश मंत्रालय से कैसे काम किया है? ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बस लापरवाही से पूछ रहा हो। तभी उसकी बात सुनकर विक्रम बोलता है, मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छी थी अपने काम में। वहाँ के मंत्री उसे पसंद करते थे। उसकी बात सुनकर अबीर ने बस ठीक है बोला और फिर उसने फिर से कोई सवाल नहीं पूछा। विक्रम भी कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर सोच कर बोला कि मुझे नहीं पता कि मिस सेगल फ्यूचर में अपना काम कैसे करेगी। नहीं, बानी और अबीर की सब नाक सिचुएशन। बानी के पास और कोई रास्ता नहीं था, ना ही वो अबीर से जीत सकती थी, इसलिए वो क्रिस के साथ यही रहने का प्लान बना लेती है। लेकिन
उस दिन के बाद अभी पूरी तरह से बिजी हो गया था और ना ही दोनों में से किसी ने एक दूसरे से कोई बात करने की कोशिश की और ना ही एक दूसरे को देखा। और पिछले 1 महीने से वो इस मेंशन में ही नहीं आया। यहाँ पर बानी और क्रिस रुके हुए थे, जिसके कारण कभी कभी बानी को बुरा भी लगता था और अजीब भी लगता था, लेकिन उसमें वो कुछ नहीं कर सकती थी। टीवी पर हमेशा वो अभी की खबरें देखती रहती थी। वहीं क्रिस ने भी कभी भी राजनीति न्यूज नहीं देखी थी, लेकिन जब से उसे पता चलता है कि उसका पिता एक प्रेसिडेंट है तो वो न्यूज देख लेता है। वह अपने पिता की तस्वीर को देखने के लिए, जो कभी भी नहीं दिखाई देता था, और उसके बाद अपनी पढ़ाई करने लग जाता है। फिर बानी के साथ टाइम स्पेंड करता है, लेकिन धीरे धीरे प्रिंस अपने पिता के साथ टाइम बिताना चाहता था, लेकिन अभी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि उसे अपने बेटे की परवाह नहीं थी, लेकिन वो उसकी हर एक्टिविटी की खबर रखता था और साथ में बानी के काम पर भी नजर रखता था। आज अभी पूरे 1 महीने बाद अपने घर आया था। जिस रात अभी घर आया था वो पूरी रात पूरी तरह से शांति में गुजरी थी। अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जिसके कारण बानी और नींद नहीं आ रही थी। कुछ ही दिनों तक उसने भी पूरी मेहनत से विदेश मंत्रालय में अपना काम किया था और आगे की परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। उसे नींद तो आ रही थी, इसलिए उसने सोचा कि कोई बुक पढ़ लेती हूँ, जिससे उसे अपनी परीक्षा में हेल्प मिलेगी। इसलिए वो अभी के स्टडी रूम में चली जाती है बुक लेने के लिए, क्योंकि अभी के स्टडी रूम में उसने देखा था हर जगह हर तरह की बुक उसके स्टडी रूम में मौजूद थी। जब वो स्टडी रूम में गई तो सारे लोग SI गए थे और पूरे घर में शांति थी। अगर कोई छोटी सी सुई भी गिर जाती तो उसका शोर सुनाई देता। वो इस रूम से इसलिए 1 महीने से आ जा रही थी। जब वो स्टडी रूम के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसे जो बुक चाहिए थी वो ऊंचाई पर तो लास्ट में लाइन है उसके ऊपर रखी हुई है। लेकिन एक बात और थी कि उसे ऊंचाई से भी डर लगता था। बुक को इतनी ऊंचाई पर देखकर वो परेशान हो जाती है। हालांकि उसे ये बुक हर हालत में चाहिए थी, इसलिए उसने अपना मुंह बना लिया और दांत पीस लिए। उसके बाद उसने एक सीढ़ी देखी जो साइड में रखी हुई थी, तो उसने वो सीढ़ी उठाई और उस जगह पर लगा दी। यहाँ उसे बुक दिखाई दे रही थी। वहीं अभी जो पिछले 1 महीने के बाद घर आया तो उसका ध्यान अपने स्टडी रूम में हो रही हलचल पर जाता है, जिसको देखकर वो चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा ही सतर्क रहता है। उसकी स्टडी रूम में बहुत सारी जरूरी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स थे। जब वो अपने स्टडी रूम को दूर से ओपन करके नज़ारा देखता है तो शौक हो जाता है। उसका गला सूखने लगता है। जाहिर तौर पर उसने बानी को देखा, जो इस समय बहुत ज़्यादा और अनसेफ सी लग रही थी। उसने अभी कुछ समय पहले शावर लिया था। उसने एक सफ़ेद रेशमी नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। उसके बाल ढीले डाले थे और गीले थे, जिनसे पानी टपक कर उसकी पीठ को भिगो रहा था और आगे की साइड उसकी क्लीवेज की दराज के बीच गायब हो रहा था। उसके खुले बाल उसकी पतली कमर तक लटक रहे थे। ये नाइट ड्रेस उसे बहुत सीन दिखा रही थी। वो देखता है कि बानी की पूरी का हर पार्ट परफेक्ट है। उसका पूरा शरीर सीढ़ियों पर चढ़ा हुआ था। उसने सीढ़ी को कसकर पकड़ रखा था, क्योंकि वो गिरने से डर रही थी। नाइट ड्रेस के नीचे से उसकी गोरी लंबी पतली टांगें साफ दिखाई दे रही थी, जो डर से कांप रही थी। पैर की उंगलियां जो सफेद थी वो सीढ़ी पर टिकी हुई थी और वो खड़े होने के कारण उसकी नरम मुलायम उंगलियों लाल पड़ गई थी। लेकिन इस समय अगर कोई और बानी को इस तरह देखता तो शायद वो अपना कंट्रोल खो देता और बिना वक्त गवाए बानी के साथ वो सब कर सकता। वहीं अभी बानी को गुस्से से घूर रहा था। वो अपने मन में सोचता है कि ये औरत आधी रात को भी ऐसी ड्रेस पहनकर कैसे रहती होगी। क्या ये नहीं जानती कि इस तरह उसे किसी मर्द के सामने परोसा गया चखने के लिए तो सभी इसे स्नैक्स की तरह चबाना चाहेंगे। अभी उस 5 साल पहले की रातों के बारे में सोचने में मदद नहीं कर सका, जो दोनों के बीच वो सब हुआ था। उसकी आंखें थोड़ी गहरी और नशीली हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। हाँ, और अपने कदमों को उस तरफ बढ़ा दिया। उसे उसने ठंडी आवाज में से घूरते हुए पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि पानी तैर गई। वही पानी जो खुशी मना रही थी कि उसने बुक को हासिल कर लिया और वह जैसे ही नीचे उतरने वाली थी कि तभी उसने ठंडी आवाज़ सुनी तो वह अब इतनी ज़्यादा घबरा गई कि उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वह जैसे ही गिरने वाली होती है तो उसकी चीख निकल जाती है। और अभी जब उसे गिरते हुए देखता है तो अपनी बाहें ऊपर चढ़ा देता है
और जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए अपनी बाहों को आगे करता है तो बानी के हाथों से बुक छूटकर नीचे गिर जाती है और वो अबीर को लेकर वहीं फर्श पर गिर जाती है। अब सिचुएशन ऐसी थी कि अबीर नीचे था और बानी उसके ऊपर गिरी हुई थी। बानी जब अबीर के ऊपर गिरती है तो वह एक पल के लिए अबीर को देखते ही रह जाती है, क्योंकि अबीर दिखने में था तो बहुत ज़्यादा हैंडसम। कोई भी लड़की उसे देखे तो वो बस कहीं खो जाए। और यही हाल बानी का भी था। बानी उसको देखते हुए अपने मन में सोचती थी, है यार ये तो टीवी वाली तस्वीर से भी ज़्यादा सुंदर है। अबीर की साफ फीचर और उसके बदले हल्के पिंक होठों को अगर कोई देखे तो बस उसे करना चाहे। जैसे ही अबीर उसे देखता है कि वो उसे कैसे नीचाई नजरों से घूर रही है तो वो चिढ़कर बानी से बोलता है कि देख लिया, जितना देखना था क्या अभी भी बाकी है। तभी जैसे ही बानी के कानों में अबीर की ठंडी आवाज़ पड़ती है तब कहीं जाकर वो अपने होश में आती है और अपने आप को अबीर के ऊपर लेकर हड़बड़ा जाती है। और फिर जैसे ही वो अबीर को नीचे देखती है और खुद को अबीर के ऊपर लेटा हुआ देखती है तो और ज़्यादा घबरा जाती है। उसके बाद वो अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोलती, आई एम सॉरी, मेरा आपको चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। पिछड़ी रूम के साथ माहौल में दोनों की सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। दोनों की नाकें एक दूसरे को टच कर रही थी। वो साथ ही साथ दोनों के होठों के बीच में सिर्फ 1 इंच का फासला था। दोनों की दिलों की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज थी कि उन्हें एक दूसरे की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। बानी अपनी आपको अबीर के ऊपर देखकर इतना ज़्यादा घबराई हुई थी कि वह जैसे ही उठने की कोशिश करती है तो लड़खड़ाकर वह उसके ऊपर गिर जाती है, जिसके कारण अबीर पूरी तरह से जुट जाता है। तभी उसके कानों में अबीर की आवाज़ पड़ती है जो बोल रहा था कि हो गया तुम्हारा। तो बानी अपना सिर हाँ में हिला देती है। उसके बाद वह एक बार फिर से अबीर से बोलती है, सॉरी सॉरी, मैं अभी आपके ऊपर से उठती हूँ। लेकिन वो फिर से उसके ऊपर गिर गई। उसके बाद उसे इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हुई कि उसने अबीर की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं की। लेकिन जब उसने शांति से उसके ऊपर से उठने की नाटक किया तो एक और प्रॉब्लम हो गई कि उसके सिर के अचानक से तेज दर्द हुआ, जिसके कारण उसकी आँख निकल गई। उसने आदमी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। उसने शांति से उससे हटने का नाटक किया, लेकिन फिर वह उठ गई और अगले ही पल उसकी खोपड़ी में चोट लग गई, क्योंकि उसके बाल कहीं फंस गए। और जब वो उठने लगी तो उसकी बाल खींच गई, इसलिए वो फिर से नीचे झुक गई। इस समय दोनों के चेहरे आमने सामने थे। अबीर को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बानी को गुस्से में बोलता है कि बानी सेगल, तुम मारने के लायक हो। मन तो ऐसा कर रहा है कि तुम्हें अभी यहीं पर दफना दूं। वो गुस्से से उससे पूछता है, क्या कर रही हो तुम? उसकी आंखें सिकड़ी हुई थी, उसकी सांसें भारी हो गई थी, उसका चेहरा बहुत ही डरता था। आई एम सॉरी, बानी ने तुरंत अपना चेहरा नीचे कर लिया और उसका चेहरा इतना लाल हो गया था कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि कभी भी उसके चेहरे से खून निकलने लग सकता है। वह इतनी ज़्यादा शर्मिंदा थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी नज़रें कहाँ चली गई, और जिसके कारण वो घबरा गई और लड़खड़ा गई। और फिर बड़बड़ाते हुए बोली, मेरे बाल तुम्हारी जेब में फंस गए हैं। उसने एक बार फिर से बड़बड़ कर दी। बानी अपने बालों के आधे रास्ते झुकी हुई थी। ये पागलपन है। यहाँ उसके बाल फंसे हुए थे। वो जगह बहुत ज़्यादा शर्मनाक थी, क्योंकि उसके बाल अभी की पेंट की जीप की हुक में फंसे हुए थे। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा लग रही थी। उसने सोचा कि जब तक वो सावधान रहेगी तब तक वो गलत जगह टच नहीं कर पाएगी। यहाँ उसे टच नहीं करना चाहिए। उसने अपने बालों को निकलने के लिए कई बार मरोड़ा, क्योंकि उसे चिंता थी कि अभी उसे गलत समझेगा। जितना वो अपने बालों को मरोड़ती जा रही थी, खींचती जा रही थी, उतने ही उलझ जाते। पानी इतनी ज़्यादा चिंतित थी कि उसकी नाक से पसीने से भीग रही थी और उसने ऊपर की स्थिति देखने के लिए नीचे देखने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उस जगह का पता उसे सही मायने से 5 सालों पहले की रातों से आया था, क्योंकि पहले उसे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही कोई उसे बताने वाला था। लेकिन अब फिर से वो महसूस कर सकती थी कि उसने नीचे वाले आदमी का शरीर कठोर हो गया था। बानी कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल ही नहीं पा रही थी। लेकिन फिर उसे मदद करने के लिए हिम्मत उठाकर उस आदमी की तरफ देखा जो उसे गुस्से से गोले जा रहा था। उसका गला सूख चुका था और चेहरा लाल हो गया था। बानी को देखकर अभी ने अपनी दांत पीस लिए और फिर गुस्से से बानी से बोला कि इसे अपने आप करो ध्यान से। बानी ने अबीर की बात सुनकर मुंह बना लिया और अपने मन में सोचा कि राष्ट्रपति बहुत गैर जिम्मेदार है। क्या उन्हें नहीं पता कि मैं नहीं कर सकती? ये शर्मनाक है। ऐसा नहीं है कि मेरी मदद करते। बानी को नहीं पता था कि उसकी हरकतें अबीर के शरीर के अंदर आग लगा रही थी
और उसने कैसे खुद पर कंट्रोल किया हुआ था। उसके बाद वानी ने अपने होठों को काट लिया और फिर हिचकिचाते हुए बोली कि जीभ को नीचे खींचना पड़ सकता है। वानी की बात सुनकर अभी ने उस पर एक खतरनाक नजर डाली और दिल को सोचा है, क्या तुम मुझे आजमाने की हिम्मत कर रही हो? वानी ने सोचा कि वो नाराज हो गया, जिससे वो डर गई। उसके बाद उसने पूछा, तो फिर आप कैसे अपने बात करो, मुझे ये निकलने हैं, इसलिए मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं देखूंगी। वानी असल में केची लेकर आना चाहती थी और अपने बालों को काटकर यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन वानी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और फिर पतली उंगलियों से उसकी जीभ को छुआ। अब बात यह थी कि उस आदमी ने अपने दांत पीस लिए और फिर वो बोला, पानी से कि तुम मुझे कहाँ छू रही हो? पानी उसकी आवाज़ सुनकर घबरा जाती है और बोलती, सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने अपनी आंखें बंद की हुई है, इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पानी ने डरते हुए अपने हाथ पीछे हिलाए और फिर से बाल निकालने लग गई। अबीर, क्या तुम मुझे शिकायत करने की हिम्मत कर रही हो? वानी एक झटके के साथ अपनी आंखें खोल दी। फिर एक नजर उसने अबीर को देखा, जो गुस्से से उसे देख रहा था। जाहिर तौर पर वो कुछ नहीं लग रहा था। अबीर ने खुद ही गुस्से में अपनी जीभ को नीचे खींच लिया और दांत फेंकते हुए बोला, अगर तुम मुझसे देखना चाहती हो तो लो, देख लो। जीभ नीचे खींचे जाने के साथ साथ वानी के बाल की खींच पे और सिर झुक गया। गलती से उसकी नजर स्लीपर के ऊपर चली गई और अगले पल उसका चेहरा लाल और लाल हो गया। बस उसे देखकर वो चो गई। उसे देखकर बिंग को 5 साल पहले उनके बीच हुई बातें याद आई, जिससे अचानक उसकी सांसें फूल गई और उसके हाथ पसीने से भीग गए। तभी अबीर बोलता है, क्या तुमने उसे देख लिया? अबीर अपनी आंखों को ठंडा कर उसे घूर रहा था, जिसे बानी शर्मा गई और उसने अपनी नजरें दूर कर ली और फिर सिर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। अबीर ने उसे घूर कर देखा और बोला, हाँ, तुमने सच में कुछ नहीं देखा? वानी इतनी शर्मिंदा थी कि वो छाती में कहीं छेद करके उसमें चोकना चाहती थी। किस्मत से उसने एक बार फिर झटका, जिसके कारण उसके बाल निकल गए। बिना कुछ बोले स्त्री रूम से बाहर भाग गई। उसने जमीन पर पड़ी उन किताबों को उठाने का की भी हिम्मत नहीं की जिनको लेने आए थे। अभी ने एक बार अपनी आंखें छोटी करके उस तरफ देखा जिस तरफ से बानी अभी भागी थी और फिर उठकर बैठ गया और गहरी से गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने लगा। उसने अपने मन में सोचा, ये औरत ये सब जानबूझ कर रही थी। वहीं बानी के कमरे में आकर गेट को अंदर से लो कर दिया और उसे देखकर अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसके बाद उसने एक ठंडे पानी पिया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी बड़े टमाटर की तरह लाल था। उसने सोचा कि ये कितना खतरनाक था। उसने सोचा कि वह उसे कैसे कैसे घूर सकती है। ठीक है, यहाँ तक कि यह आदमी हर जगह शानदार है और हर जगह बहुत सेक्सी है, लेकिन वह भी रंगीन। मुझे नहीं पता कि वो अपने बारे में क्या सोचता है। बानी अभी खड़ी ही थी, तभी उसके कानों में अपने बेटे की आवाज़ पड़ी, जो उसके बेड पर सोया हुआ था, लेकिन अब वह जाग चुका था। क्रिस बानी से पूछता है, एंजल, तुम्हें क्या हो गया? तुम आधी रात को खुद को क्यों मार रही हो? वानी उसके पास जाकर बैठ गई और फिर बोली, ठीक है, तुम्हारी एंजल ठीक है। क्रिस ने उसे फिर से पूछा, अगर तुम ठीक हो तो तुम अपनी इतनी लाल क्यों हो रखी हो? तुम शर्मा क्यों रही हो? वानी ने सोचा कि कितनी शर्म की बात है। उसके बाद उसने क्रिस से बोला, बेबी, बस इसके बारे में बात मत करो, जल्दी करो, लेट जाओ और सो जाओ। और मैं क्रिस को अपनी बाहों में लेकर बेड पर लेट गई। उसके बाद क्रिस ने और कुछ नहीं पूछा, आगे गहरी बच्चे की तरह बानी की बाहों में लेट गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने फिर से बेवकूफी से बानी से पूछा, एंजल, क्या तुम पापा को पसंद करती हो? क्या वो मुझे पसंद करते हैं? क्रिस की बात सुनकर बानी के दिल में दर्द हुआ। उसके बाद उसने सोचा कि उसे कल कोई मौका तलाशना चाहिए जो वो अभी से क्रिस के बारे में बात कर सके। चैप्टर टाइटल, अमीर ने किया बानी को किस। जैसे ही क्रिस और बानी सो रहे हैं कि तभी कोई उसके रूम को हल्का सा दरवाजा खोलकर रूम के अंदर आता है, लेकिन नींद में वो बानी को साफ सुन सकती थी। रूम के अंदर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी, जो माँ बेटे के चेहरे पर पड़ रही थी और उन दोनों को और भी सुंदर बना रही थी। जो आदमी जब माँ बेटे को बेड पर सोया हुआ देखता है तो वो अपने धीमे कदमों के साथ बेड की तरफ चल पड़ता है। उसने रूम की लाइट चालू नहीं की और उसके बाद वो बेड के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वानी के चेहरे को गौर से निहारने लग जाता है। उसके बाद वो बेड के किनारे बैठ कर अपना सिर झुका लेता है और पानी के माथे पर
अपने होठ रखकर उसके माथे को चूम लेता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से खड़ा होकर जाने वाला होता है कि तभी उसका ध्यान वानी के गुलाबी होठों पर जाता है, जिसको देखकर उसका गला सूखने लग जाता है। उसकी अपनी नजरें दूसरी साइड कर ली थी, जो उसका ध्यान बट जाए, लेकिन उसका दिल उसे बार बार पानी के होठों को चूमने को बोल रहा था, जिसके कारण जब वो पानी को नींद में ही अपने सूखे होठों पर अपनी जेब फेर कर अपने होठों को गीला करते देखता है, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो झुक कर अपने होठों को पानी के होठ पर रख देता है और हल्के से चूम लेता है। पहले तो उसे लगा था कि वो हल्के से किस करके पानी के होठों को छोड़ देगा, लेकिन बाद में उसे कंट्रोल नहीं होता है, तो उसके होठों को इंटेंसली चुभने लग जाता है। लेकिन 5 मिनट के बाद जब बानी को नींद में ही लगता है कि उसे कोई निगल रहा है, इसलिए मजबूरी में उसे बानी को छोड़ना पड़ता है, जिससे बानी कसमसाकर फिर से सो जाती है। उसके बाद नींद में ही ऐसा महसूस करती है उसके होठों पर कुछ रेंग रहा है और कोई उसे कानों में बोल रहा है कि तुम सिर्फ मेरी हो। तभी खिड़की से आ रही चांद की रोशनी अंदर आती है, तो और उस आदमी के चेहरे पर जब चांद की रोशनी पड़ती है तो उसका चेहरा चमक उठता है, लेकिन हमेशा की तरह उसका चेहरा ठंडा था। उसके आसपास का माहौल अभी भी खतरनाक लग रहा था। वो आदमी इस समय टीवी से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। जी हाँ, ये कोई और नहीं, हमारे अभिलेख हैं, जो चोरी चुपके रूम के अंदर आते हैं। अब इनके दिल में बानी के लिए क्या है, ये तो यही जाने। बानी भी मुस्कुरा रही थी। उसके अभी जाने से पहले एक बार फिर से क्रिस के माथे को चूमता है और फिर दोनों माँ बेटे को देखता है। हृदय से ढककर रूम को लॉक करके चला जाता है। अगली सुबह वानी जल्दी उठ गई और फिर जल्दी से जाकर फ्रेश होकर तैयार हो जाती है। फिर क्रिस को उठाती है, फिर उसे नहला कर तैयार करके रूम में चली जाती है। दोनों माँ बेटे रास्ते में उछलते कूदते बातें करते और हंसते हुए नीचे हॉल में चले जाते हैं। लेकिन जब एक नौकरानी ने उन दोनों को देखा तो वो उन्हें डाइनिंग हॉल में ले गई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आज डाइनिंग टेबल पिक इनके अलावा भी कोई बैठा है, तो दोनों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। दोनों देखते हैं कि टेबल की हेड सीट पर अभी बैठा हुआ था, जो उन दोनों को ही देखे जा रहा था। तो दोनों बिल्कुल किसी ओबीडिएंट बच्चे की तरह शांत हो जाते हैं। माहौल अचानक से ठंडा हो गया था, किसी की भी मनमानी न करने की हिम्मत नहीं थी। तभी घर का बटलर रामू उन दोनों को गुड मॉर्निंग बोलता है और जाकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। वो दोनों माँ बेटा भी उसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग। उसके बाद बानी ने पहले क्रिस को उसकी चेयर पर बिठाया और फिर उसके साथ बैठ गई, और फिर उसने उस आदमी की तरफ देखा जो चुपचाप न्यूज़पेपर पढ़ता था। लेकिन जब उसे कल रात की स्टडी रूम वाली बातें याद आती है तो उसे बहुत ज़्यादा शर्म आती है, लेकिन फिर खुद को शांत करते हुए वो अभी से बोलती है गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रेसिडेंट। लेकिन फिर भी उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिखी जा रही थी। तभी अभी उसकी तरफ बिना देखे बस बोलता है। उसकी मुन्नी का कोई जवाब नहीं दिया, जिससे बानी एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने अपने मन में सोचा कि सच में इस आदमी से बात करना कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी बानी ने उसे घूरते हुए बोला कि मुझे लगता था कि आप कभी यहाँ घर वापस नहीं आओगी। वो बस एक टक उसे घूरे जा रही थी। तभी उसके कान में अबीर की ठंडी आवाज़ पड़ी, जो पूछता है क्यों। और इसी के साथ उसने न्यूज़पेपर को फोल्ड करके साइड में रख दिया। उसने एक बार वानी को देखा, लेकिन एक बार भी क्रिस को नहीं देखा, और शायद उसका ऐसा करने क्रिस को दुख भी हो सकता था। लेकिन तभी उन दोनों के कानों में किसी की उदास आवाज़ पड़ती। ऐसा लगता है जैसे वो उदास हो। क्रिस कब से अबीर को देख रहा था। जब वो देखता है कि अबीर ने उसे इग्नोर कर दिया तो उसे चुप नहीं रह जाता। वो बोल पड़ता है, आप इतने लंबे समय से वापस नहीं आए हैं और मुझे अब और नहीं चाहते हैं, है ना। बानी ने क्रिस को प्लेट में खाना डाला और फिर चोर नजरों से एक बार अबीर को देखा, जो क्रिस को देख रहा था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था, ना ही उसे कोई उम्मीद थी कि ये बच्चा जो उसका बेटा है उससे ऐसा सवाल पूछेगा। और उसने एक पल के लिए विराम लिया और फिर बोला, तुम हमेशा मेरे बेटे हो और रहोगे। मुझे तुम्हें अपने वापस लाने का कभी पछतावा नहीं होगा और ना ही मैं कभी करूँगा। तेज जब अबीर की बात सुनता है तो उसकी नोटों से इतना निकलता है, क्या सच में। इस समय क्रिस की बूढ़ी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थी। वो ये जानने के लिए थोड़ा चिक्के से उड़ा था, इसलिए उसने ये जाने के लिए अबीर सच में बोल रहा था यह झूठ। उसने वानी की तरफ अपना चेहरा कर पूछा। वानी जब उसने एक्सप्रेशन देखती है तो वो समझ जाती है, इसलिए वो उसे समझाते हुए बोलती है, ये तुम्हारे पापा है,
सच बोल रहे हैं। और फिर उसने क्रिस के बालों को अपने हाथ से सहला दिया। वो जानती थी कि उसका बच्चा कितना इमोशनल है। वो छोटी छोटी बातों पर जल्दी भावुक हो जाता है। अब जब उसे एक किताब मिला है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की, बाकी बच्चों की तरह उसका भी पिता होगा, तो वो इतनी जल्दी अभी की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। लेकिन वो उसे अपना पिता जरूर मान बैठा था। ये पहली बार था जब दोनों बाप बेटे ने कोई बात की हो। तभी बानी उसे बोलती है, अब अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो। पानी क्रिस के लिए हमेशा ही कोमल रही है। अभी खुद को उन दोनों माँ बेटे की जोड़ी को एक नजर देखने से नहीं रोक सका। उसे लगता था ये दोनों कितनी अलग है। यहाँ अभी वो क्रिस से कितने में प्यार से बात कर रही है, वहीं उसने कल बिना डरे और बिना किसी झिझक के उसकी चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया था। उसके बाद बानी ने एक छोटे से केक का टुकड़ा क्रिस को दिया, जिससे एक क्रिस ने उसकी एक बाइक ली तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और फिर बानी की बातों को बोला कि एंजल, ये बहुत टेस्टी है, लो तुम भी टेस्ट करो। इसी के साथ वो एक छोटा सा केक का टुकड़ा बानी के मुंह पर रख देता है, तो बानी क्रिस को खुश देखकर उसे भी खा लेती है। वहीं कोई उन्हें अपनी ठंडी निगाहों से घूर घूर कर देख रहा था, क्योंकि इन दोनों माँ बेटे ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। लेकिन जब क्रिस अबीर की ओर देखता है तो उसके होठों पर स्माइल आ जाती और फिर बानी को बोलता है कि एंजल, तुम एक टुकड़ा पापा को भी दे के आओ, उन्हें भी खाना है, ये कितना टेस्टी लग रहा है। बानी ने क्रिस के कहने पर हिचकिचाते हुए एक नजर उस आदमी पर डाली जो अब चुपचाप अपना खाना खा रहा था, जिसे देखकर बानी ने अपनी निगाहें उससे हटा ली। उसने अपने मन में सोचा, यह आदमी उन माँ बेटों से कितना अलग है। उसके बैठने के तरीके, उसके कपड़े पहनने के तरीके से और खाना खाने के तरीके से पता चलता है कि वो कितना अमीर है और कितने अमीर परिवार से आया है। और उसे इन सब के बारे में बचपन से ही सिखाया गया है। उसे अलग रॉयल्टी दिखाई दे रही है जिसकी दुनिया का बानी कभी भी हिस्सा नहीं हो सकती। उसके बाद बानी ने उसके बारे में सोचा और एक एक का टुकड़ा लिया और अबीर को देना चाहा, लेकिन अबीर ने इस समय उसकी तरफ एक नजर डाली, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। तभी बानी के कानों में बटलर की आवाज़ पड़ती जो बोल रहा था, मिस बानी, प्रेसिडेंट सर को सफाई ज़्यादा पसंद है, सॉरी। उसके इस बार बटलर ने अपना सिर झुका लिया। वहीं बानी को ऐसा लगा कि उसे ऐसा बोल ला गया है कि वो गंदी है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपना सिर झुका लिया। फिर उसने खुद को शांत करते हुए बोली कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उसे कुछ ऐसा खाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती जो उसे पसंद नहीं। उसके बाद उसने एक एक के टुकड़े को वापस अपनी प्लेट में रख लिया और खुद खाने लगी। वहीं अबे अपनी खा जाने वाली नजर से बटलर को घूर घूर कर देख रहा था, जैसे उसे कच्चा खा देगा, जिस पर किसी का नजर या ध्यान नहीं था। लेकिन वहीं बानी बिना किसी की तरफ कोई ध्यान दिए केक को खा रही थी। उसके होठों के किनारे पर केक की क्रीम लग गई थी। जब कबीर ने उसे बेफिक्र होकर खाते हुए देखा तो उसकी आंखें और ठंडी हो गई और उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसने अपने मन में सोचा कि क्या इस औरत को नहीं पता कि खाना कैसे खाते हैं, जिसे अपनी इमेज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, और ऊपर से आसपास ध्यान न देने का नाटक कर रही है। कौन सी लड़की ऐसे खाना खाती है? जैसे ही वो उसके गुलाबी होठों पर क्रीम देखता है तो बानी अपनी जीभ से चाटकर साफ कर देती है। ये देखकर अबीर का पूरा शरीर सख्त हो जाता है और उसका गला सूखने लग जाता है। उसकी आंखों के सामने रात की हुई किस आ जाती है। उसने सोचा कि बानी के होठों का टेस्ट आज भी वैसा ही है जैसा आज से 5 साल पहले था। वही क्रिस उन दोनों को अपनी उदास नज़र से देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ और उसके पिता के एक होने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उसे पूरी उम्मीद थी कि वो एक न एक दिन इन दोनों को मिला के रहेगा। फिर तीनों चुपचाप खाना खाते हुए अभी अपने काम पर चला जाता है और बानी अपने काम पर क्रिस को बटलर उसके स्कूल भेज देता है। अगले कुछ दिनों में अभी फिर से बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। बानी खुद भी बहुत ज़्यादा बिजी थी, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के साथ टाइम बिताना नहीं भूलती थी। उसके साथ बातें करना, उसका होमवर्क करवाना, इन छोटी छोटी बातों में से ही क्रिस खुश हो जाता था। उसकी माँ उसके पास है। वहीं आज कोई मंत्री विदेश मंत्रालय से किसी से मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन बानी खुद एक इंटरनेट थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि कौन आ रहा है। दिन के समय प्रधानमंत्री और उनका काफिला धीरे धीरे आ रहा था। वो दरवाजे पर मिलने के लिए विदेश मंत्रालय में सभी के साथ उनका इंतजार कर रही थी। जब कार रुकी तो बानी ने देखा कि उस कार से एक जानी पहचानी अट्रैक्टिव
पर्सनैलिटी वाला इंसान बाहर निकलता है। बानी उसको देखकर शौक हो जाती है, जो अभी अभी कार से बाहर निकला था। वो खुद से ही बड़बड़ाई, ये वो इंसान है। भले ही वो भीड़ में खड़ी थी, लेकिन उसने अपनी एक नज़र से ही उस इंसान को पहचान लिया था, जिसे देखे हुए उसे 5 साल हो गए थे। वो आज भी 5 साल पहले से कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम दिखाई दे रहा था। वो काफ़ी लोगों से घिरा हुआ था, लेकिन उसके स्वभाव या ऊंचाई में आज भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो अभी देख ही रही थी कि तभी उसके बगल में खड़ी जानवी ने उसकी शर्ट के कफ को खींच लिया और अपने फड़फड़ाते हुए होठों से बोली, राज मल्होत्रा। जानवी बानी की बेस्ट फ्रेंड है, जिसने हमेशा उसका सुख दुख में साथ दिया है। अगर इन 5 सालों से बानी को किसी ने सपोर्ट किया है तो बस वो वही है। दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। क्रिस जानवी को गॉड मदर बुलाता है। ये राज मल्होत्रा है। वही बानी की नज़रें अभी भी उस पर टिकी हुई थी और उसकी नज़रें राज के ऊपर से नहीं हट रही थी। राज और उसके साथ जो भी बानी के पास में गुजरने वाला था, जिसे देखकर बानी ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में दर्द के बहाव थे। तभी उसकी नज़र बानी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो शौक हो जाता है। पूरे 5 साल बाद आज वो बानी को अपने सामने देख रहा था, जो अब और भी ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव एंड सेक्सी हो गई थी। लेकिन उसमें एक बदलाव भी आया था। यह पहले बानी मैडम थी, जिसे दुनिया की समझ नहीं थी। अब वही वो मैच्योर हो गई थी। वो हैरानी से बानी को देख रहा था। वहीं बानी ने अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रखा था। उसने महसूस किया कि राज उसे घूर के देख रहा है, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसे राज अपने रास्ते में चला गया। उसको जाते हुए देखकर बानी ने एक राहत की सांस ली और अपना काम करने लग गई। वहीं लंच टाइम बाद बानी और जानवी एक दूसरे के सामने हुए थे। बानी और जानवी दोनों ही एक दूसरे के सामने बैठी थी। तभी जानवी बानी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उससे पूछती कि वाणी, क्या तुम ठीक हो? तो बानी एक फीकी मुस्कान के साथ जानवी से बोलती कि मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसी के साथ जानवी बानी से बोलती कि तुझे लगता है कि मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगी। तुम्हारा हर सुख दुख के साथ मैं थी। ये जो तुम्हारे चेहरे पर जो भी मुस्कुराहट है ना, इससे भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम अपने दुख को छुपाकर मेरे सामने मुस्कुराने की कोशिश कर रही हो। मत करो बानी कोशिश मेरे सामने मुस्कुराने की, क्योंकि मुझे पता है कि तुम आज भी रात से प्यार करती हो। बस गुस्सा तो उसे इंसान पर आ रहा है जिसने 5 साल पहले तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर वह तुम्हें उस समय प्रेग्नेंट नहीं करता तो तुम आज राज के साथ होती। तुम दोनों बहुत खुश होते और तुम कभी भी राज से ब्रेकअप नहीं करती। उसके बाद जानवी बानी से बोलती है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उस इंसान को बाल्टी भर गालियाँ दे दूँ, जिसकी वजह से तुमने इतने दर्द झेला है। बानी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। उसके बाद वो जानवी के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसके हाथ को सहलाते हुए जानवी से बोलती, छोड़ो ना जानवी इन सभी बातों को। मैंने कब का अपने दिल से निकाल दिया है और अब मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है। बस हाँ, कभी कभी दिल दर्द करता है कि उसने कभी मुझे उस समय समझा ही नहीं, जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तब उसने मेरा साथ छोड़ दिया था। जैसे ही जानवी उसकी बात सुनती है तो वह अपना सिर हाँ में हिला देती है
उसके बाद वह इधर उधर की बातें करने लग जाती है। तभी उनके कानों में दो लड़कियों की आवाज़ पड़ती है जो उनके पास वाले टेबल पर बैठकर लंच कर रही थी। उनमें से एक लड़की दूसरी लड़की से बोल रही थी, यार कितना हैंडसम बंदा है ना, मेरा मन कर रहा है कि मैं एक रात के लिए उसके साथ सो जाऊं। तो दूसरी लड़की बोलती है, क्या बातें कर रही है, तो आसपास के सभी ही लड़कियां उस पर लाइन मार रही है। मुझे तो लगता है कि पहले से ही पक्का कोई ना कोई उसकी गर्लफ्रेंड रही होगी। आखिर क्या होने वाला है अब आगे? क्या क्रिस अबीर और बानी को एक कर पाएगा? क्या अबीर और बानी भी बाकी कपल की तरह प्यार से रह पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए।